हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के ऊपर आपको पढ़ाती हूँ भारत का और विश्व का भूगोल और करंट अफेयर वीकली क्लास लेती हूँ। तो आज जैसा कि आपको पता है हमने विश्व का भूगोल शुरू कर दिया है। भारत का भूगोल सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। तो विश्व के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक हम पहले हमने सिलेबस किया था, उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमने किया था क्या करते हैं, विश्व की भूगर्भीय संरचना और समय सारणी, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तीसरा टॉपिक हमने अभी दूसरा टॉपिक हमने लिया है विश्व की भू आकृतियां, जिसके अंदर पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और नदियां तथा झीलें, मतलब नदियां झीलें हैं नहीं लेकिन मैंने कर दी है दोनों इसी के अंदर हैं। विश्व की जो भू आकृतियां हैं उसके ही अंदर पूरी भू आकृतियां करा रही हूँ मैं आपको। पूरी भू आकृतियों का मतलब पूरे महाद्वीप ले रही हूँ, जो 7 महाद्वीप हैं वो इस टॉपिक के अंदर भू आकृतियों, विश्व की जो भू आकृतियां हैं इसके अंदर मैं महाद्वीप के अकॉर्डिंग भू आकृतियां ले रही हूँ। हाँ, ताकि महाद्वीपों के अंदर ही आपकी सारी चीजें कवर हो जाएं। तो पहला महाद्वीप पूरा हो चुका है, एशिया। अब आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हम यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर मैं एशिया महाद्वीप में मैंने आपको सारा सब कुछ कवर करा दिया जो एशिया के अंदर है। सारा सब कुछ बोले तो पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदियां, झीलें, जलवायु, कृषि, उद्योग, खनिज, ये सारे मैंने एशिया के महाद्वीप में आपको कंप्लीट पूरा महाद्वीप पढ़ा दिया। मतलब है, अगर आपने पूरा महाद्वीप पढ़ लिया, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पूरे महाद्वीप पढ़ लोगे तो उसके अलावा आपके पास भूगोल के अंदर पढ़ने के लिए इतना ज्यादा कुछ बचेगा नहीं सिलेबस के अंदर। इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ कि शॉर्टकट भी हो जाएगा ये, कि महाद्वीप अगर मैं 7 महाद्वीप पूरे करा दूंगी तो आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जो थोड़ी बहुत और बचेंगी वो फिर मैं अलग से करा दूंगी, या फिर मैं जो अलग से, जैसे कि कृषि है, जलवायु है, ये टॉपिक है, टॉपिक वाइज भी है ही आपके सिलेबस में। तो अगर मैं टॉपिक वाइज दोबारा कराऊंगी आपको तो भी वो 2 बार हो जाएगा। फिर यहाँ महाद्वीपों में भी जलवायु, कृषि, फसलें हो रही हैं और ये वहां पे भी टॉपिक में भी सेम चीज होगी दोबारा। है, बस महाद्वीपों में महाद्वीप के अंदर आ रही हैं और वहाँ स्पेशल एक टॉपिक का नाम होगा जलवायु, कृषि, फसलें, वो उसमें आ जाएंगे, लेकिन चीज मटेरियल सेम ही होगा। तो वो आपका 2 बार हो जाएगा। तो उससे भी कोई समस्या नहीं होगी, आपका तो रिवीजन हो जाएगा, आपके लिए तो अच्छी है वो चीज। है, तो हाँ, आज हम करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप। एशिया महाद्वीप अपना कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, इधर से उधर से करके, जहां से भी इकट्ठा करके इधर उधर किताबों में से ले ला के आपको कंटेंट दे रही हूँ। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उतनी ही मेहनत आप करके मुझे रिजल्ट अच्छा दो। और वही आपको ऐसा लगे कि हाँ, जो पढ़ाया मैडम ने उसमें से क्वेश्चंस आए हैं और हम क्वेश्चंस करके आए हैं। देखो, आपको ही याद करना पड़ेगा, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग जाएगा, ना तो ये लेक्चर जाएगा, ना मैं जाऊंगी, ना आपका मोबाइल जाएगा जैसे आप ये लेक्चर ले रहे हो। कुछ नहीं जाएगा आपके दिमाग में, जो होगा, जो कंटेंट आप याद कर लोगे वो दिमाग ही आपका आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा और वही साथ देगा। है, इसलिए आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से फोकस होकर पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप की हम शुरुआत करते हैं इधर से। ये है फिगर। चलो मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूं कि कौन कौन सा कंट्रीज कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं। तो यूरोप के अंदर इधर इधर लगता है मेडिटेरियन सी, दिखता है। मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं ताकि मैं आगे जब आपको कंटेंट पढ़ाऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ तो सुनी हुई नहीं है हमारी, कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा जगह, कौन सा समुद्र या कौन सा देश कहाँ है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा रिविजन करा देती हूँ। इधर से मेडिटेरियन सी, उसके बाद में है अदिटेलिक सी, अथेंस, क्रेट, इथनबुल, ब्लैक सी, ये इधर है ब्लैक सी, देखिए ये मॉस्को कंट्री है, ये उसकी राजधानी यूक्रेन की है। ये बुदापेस्ट है, ये बुचारेस्ट है, सोफिया, प्रागु, वार्सो, बर्लिन, ये बाल्टिक सी है। इधर है नार्वेन सी, इधर है आर्कटिक सी, इधर है नॉर्थ सी, इधर है अटलांटिक सी, ये बे ऑफ बिस्के है, लेब्सन, ये मैड्रिड मैड्रिड है, ये रोम इटली की राजधानी है, ये जोरचिक है, ये ओस्लो, स्टॉकहोम, हेल्सिंकी। नेक्स्ट, रशिया, कंट्री ऑफ रशिया। वो जो अभी मैंने बताई थी वो राजधानी दोबारा देखो, है नॉर्मर्गन सी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड है, और ये बाल्टिक सी, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सर्बिया और बुल्गारिया,
ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, वेटिकन सिटी, स्पेन, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, नॉर्थ सी। हाँ, और ये आइसलैंड, ये भी आइसलैंड इसका एक भाग उधर है। अटलांटिक ओशन। तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा आपका वो हो जाए। कजाकिस्तान, ये तो कजाकिस्तान तो उसका है, मध्य एशिया का भाग है। तो आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी, हाँ कौन सा कंट्रीज कहाँ है। ये देखिए इधर ब्लैक सी, माल्टा, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। अब अपन शुरू करते हैं कंटेंट है, यूरोप का कंटेंट है। तो शुरुआत करते हैं। यूरोप उष्ण कटिबंध में स्थित है, विश्व का छठा महाद्वीप है। कहाँ है? उष्ण कटिबंध में स्थित है, और विश्व का जो इसकी जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, और विश्व का छठा महाद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 10 करोड़ नहीं 1,01,80,000 यानी 10.18 मिलियन वर्ग किलो। वैश्विक क्षेत्रफल 6.7%। वैश्विक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल होता है ना, उसके अंदर यूरोप कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो वो करता है 6.7%। हाँ, केप इसके नॉर्वे, केप नार्डिन्स यूरोप, ये है यूरोप है। इसको इधर कोबोडारोका पुर्तगाल, इधर चतुर्वेद विस्तार नागाडोआ ग्रीस, और पोलानी यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत की साइड में इसको पोलानी बोलते हैं। जैसे जो इधर का साइड है ना, इधर की साइड है यूराल पर्वत, इधर की साइड में है जिधर रशिया से टच हो रखा है यूरोप है। और ये इधर पुर्तगाल के पास में जो वो उसको काबोडारोका बोलते हैं। मतलब इधर से जो पर्वत है वो काबोडारोका था, और नीचे चतुर्दिक विस्तारों से उधर गोवाडोस ग्रीस है नीचे की साइड में। उसके बाद में यहाँ से होता है ये सामान्य परिचय था कि किधर स्थित है यूरोप। यूरोप के उत्तर की, जैसे ये बीच में यूरोप है, तो उत्तर की साइड में केप नार्डिक बोलते हैं जिधर नॉर्वे है ऊपर। फिर इधर क्या कहते हैं, इधर पश्चिम की साइड के अंदर काबोडारोका बोलते हैं जिधर पुर्तगाल है लास्ट कंट्री। इधर पोलिनी यूराल पर्वत है, पोलिनी जो है उधर यूराल पर्वत है, इसको पोलानी बोलते हैं। फिर सबसे नीचे जो है ग्रीस है, जिसको गावाडोस बोलते हैं। ये चतुर्थी विस्तार है। चतुर्थी मतलब उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पश्चिम में ये है, पूर्व में ये है। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं। यूरोप का उत्तर से दक्षिण विस्तार 4,300 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण की साइड में अगर आप आओगे पूरा, तो 4,300 किलोमीटर उसकी वो है, क्या कहते हैं, विस्तार है। तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 5,600 किलोमीटर। मतलब पूर्व इधर की साइड से इधर पूरा अगर आप जाते हो ना, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन, पश्चिम में। तो इधर के अगर पूर्व से लेकर आप पश्चिम की साइड में आते हो तो उसका जो विस्तार है वो 5,600 किलोमीटर है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से होकर आर्कटिक वर्त गुजरता है। कौन सा होता है? फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से होकर आर्कटिक वर्त गुजरता है। अभी मैंने आपको कंट्रीज बताई है ना कि कौन सी कंट्री कहाँ स्थित है। अभी मैं शुरू होने से पहले आपको पूरा वो दिखाया है, ऊपर ऊपर का है कि हाँ ये कंट्री यहाँ है, ये कंट्री यहाँ है, और कौन सा सागर टच कर रहा है वो दिखाया है। तो आपको पता होगा फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से होकर आर्कटिक सागर गुजरता है। और दूसरी बात, जब भी मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना, सबसे पहले एटलस लेके बैठना है। एटलस अगर आपके पास होगी तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि हाँ आर्कटिक कहाँ, कौन सा देश है आर्कटिक। स्विट्जरलैंड, क्या कहते हैं, सॉरी, फिनलैंड और नॉर्वे और स्वीडन जो कंट्रीज हैं ये कहाँ स्थित हैं। जब आपको ज्योग्राफी दिमाग में होगी ना कि हाँ कहाँ स्थित है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में जल्दी बैठेगी और आपको याद रहेगी। फिर व्यवहारिक रूप से यूरोप को एक महाद्वीप माना जाता है जो एशिया के पश्चिम में स्थित है, किंतु ये महाद्वीप के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता है। मतलब एक महाद्वीप होने के लिए जिन जिन मानकों का होना जरूरी होता है वो निर्धारक मानक यूरोप के अंदर नहीं है, क्योंकि ये पूर्व में एशिया से जुड़ा है, और वस्तुतः यूरोप तथा आपको पता है कि पूर्व की साइड एशिया, यूरोप के पूर्व की साइड एशिया, और एशिया का जो रूस कंट्री है ना वो उससे टच करता है। तो रूस का आधा भाग जो है वो एशिया का है, आधा भाग जो है वो यूरोप का है। तो वस्तुतः यूरोप तथा एशिया संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप का निर्माण करते हैं। देखो, वस्तुतः यूरोप तथा एशिया संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप का, यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया महाद्वीप का निर्माण करते हैं। स्थानिक रूप से पृथक महाद्वीप न होते हुए भी यूरोप का विशिष्ट, मतलब एक पृथक महाद्वीप ना होते हुए भी यूरोप का एक विशिष्ट स्थान है, भौतिक स्वरूप है। इसे महाद्वीप कहना उचित होगा क्योंकि यह यूरेशिया महाद्वीप का ही पश्चिमी प्रायद्वीपीय विस्तार है। इसे महाद्वीप कहना इसी का यूरेशिया का पश्चिमी भाग है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग 3 से
तीन ओर से सागरों से घिरा हुआ होने के कारण इसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तीनों ओर से जो कोई भी क्षेत्र अगर तीन ओर से पानी से घिरा हुआ और एक साइड में उसके स्थल, जैसे अपना जो भारत है वो भी नीचे की साइड जो है जो दक्षिणी भारत है उसका, इसलिए हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं क्योंकि तीन साइड से उसके पानी है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि चार बड़े प्रायद्वीप हैं। यूरोप के चार बड़े प्रायद्वीप है, स्केडेनिया, आइबेरिया, बाल्कन और पेनाइन। कौन से? ये स्केडिनेविया, आइबर, बाल्कन और पेनाइन। पेनाइन, हाँ। यूरोप के उत्तर में बेरन सागर, आर्कटिक महासागर या उत्तरी सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अटलांटिक। उत्तरी सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में यूराल पर्वत और कॉकेसस पर्वत और कैस्पियन सागर स्थित हैं। ये बताया गया है कि यूरोप के उत्तर में कौन सा सागर है, दक्षिण में कौन सा सागर है, पूर्व में और पश्चिम में कौन कौन से सागर स्थित हैं। यूरोप के मुख्य सागर कौन कौन से, अवस्थिति कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। किसको अलग करता है? भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका। अफ्रीका जो है यूरोप के जो नीचे वाली कंट्री है, यूरोप का आप जब मैप देखोगे तो नीचे जो महाद्वीप दिखता है, सॉरी कंट्री नहीं महाद्वीप, नीचे वाला जो महाद्वीप दिखेगा आपको वो अफ्रीका है। श्वेत सागर उत्तरी रूस तथा अटलांटिक सागर को अलग करता है। कौन? उत्तरी सागर तथा अटलांटिक सागर को अलग करता है। बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर को अलग करता है। उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के पूर्व में, अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के पूर्व की साइड में जो है वो उत्तरी सागर स्थित है, अटलांटिक महासागर के अंदर ही। आयरिश सागर अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच है। आप मैप के अंदर देखना, अटलांटिक महासागर में जाना और फिर वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच जो दो कंट्रीज उनके बीच का जो है वो आयरिश सागर है। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर में इटली के उत्तर पूर्व में। भूमध्य सागर के मैप के अंदर जाओगे, भूमध्य सागर देखोगे आप। मैंने अभी आपको मोटा मोटा तो समझाया है और ये होने के बाद, कंटेंट पूरा होने के बाद मैं आपको मैपिंग दोबारा बताऊंगी। हाँ, भूमध्य सागर में इटली के उत्तर पूर्व में, मतलब ये है कि कौन सा सागर कहाँ स्थित है, कौन सा कंट्री कहाँ स्थित है, सिर्फ वो चीज यहाँ बताई गई है जो कि आप एटलस के बिना नहीं सीख सकते। एटलस होनी चाहिए। एड्रियाटिक सागर और आयोनिक सागर जो भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के बीच, भूमध्य सागर के अंदर है जो ग्रीस और इटली वाले जो कंट्रीज है उनके बीच में जो है वो स्थित है आयोनिक सागर। काला सागर यूरोप और एशिया के बीच, यूरोप और एशिया जो है उनके बीच में देखो आप अपनी इसके अंदर काला सागर स्थित है। अजोव सागर यूक्रेन के दक्षिण पूर्व, काला सागर के उत्तर में। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व और काला सागर के उत्तर में। मरमरा का सागर काला सागर के दक्षिण पश्चिम में। एजियन सागर भूमध्य सागर में ग्रीस और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच। किसके? भूमध्य सागर, ग्रीस और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच। यूरोप और एशिया के मध्य 3500 किलोमीटर लंबी महाद्वीपीय सीमा है। क्या है? यूरोप और एशिया के मध्य 3500। डाटा कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी ही है, यानी 3500 किलोमीटर लंबी है महाद्वीपीय सीमा। यूरोप की तट रेखा अत्यधिक कटी फटी तथा अनियमित है जो सभी महाद्वीपों से लंबी है। द्वीप समूहों द्वीपों सहित मुख्य रूप से तटरेखा की कुल लंबाई 80,500 है। कितनी है? 80,500 है। तट से दूर अनेक द्वीप जैसे आइसलैंड, आयरलैंड, तट से दूर ब्रिटिश द्वीप तथा माल्टा स्थित है। अनेक सीमांत सागर एवं खाड़ियां जैसे बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बिस्केक की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर तथा काला सागर यूरोप के आंतरिक भाग तक प्रविष्ट है। कौन से? बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बिस्केक की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, काला सागर यूरोप के आंतरिक भाग तक प्रविष्ट हैं। इतना अच्छा मैं आपको जैसे कि क्या कहते हैं एक स्कूली बच्चों को समझाते हैं ना, उस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, बकायदा कंटेंट दिखा के और बता के कि हाँ कौन सा कहाँ गया है। तो इसलिए मैं आपसे मैं ये जो दे रही हूँ ना पीपीटी बना के, ये कंटेंट ही इसलिए दे रही हूँ कि मुझे पता है स्टूडेंट्स को बिना नोट्स बनाए समझ में नहीं आता है। वो अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं तभी उनको ये समझ में आता है कि हमने ये चीज़ क्यों, खुद की लिखी हुई चीज़ जल्दी समझ में आती है और अच्छे से समझ में आती है। इसलिए मैं आपको इस तरीके से कंटेंट दे रही हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट जब मैराथन क्लास लूंगी उसके अंदर सीधा मैपिंग के थ्रू समझाऊंगी। इस तरीके से कंटेंट नहीं दूंगी, मैं पहली क्लास में ही दे रही हूँ आप लोगों को। है तो आप अच्छे से इसको पढ़ ले और समझ ले, इतना क्लियर से समझा रही हूँ। हाँ, तो ये बिस्केक की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर व काला सागर यूरोप के आंतरिक भाग पर प्रविष्ट हैं। मतलब कि जो ऊपर भी कंट्रीज है, नीचे भी कंट्रीज और बीच में अंदर की साइड में खाड़ियों के अंदर जो स्थित है वो ये सागर हैं।
यूरोप के 2/3 देश तटवर्ती हैं, मतलब 2/3 देश जो ऐसे हैं जिनके तट तट छोटा है, ऐसे देश हैं। यूरोप का कोई भी भाग समुद्र से 1500 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यूरोप के अधिकांश स्थलीय भाग समुद्रों के निकट ही हैं। मतलब जितने भी स्थलीय भाग हैं यूरोप के, सारे समुद्र के नज़दीक ही हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ यानी यहाँ तक कि यूरोप के बीच से भी अंदर घुस के भी समुद्र हैं। आपको पता है ना, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर ये जो है, ये अंदर घुस के भी हैं। बाल्टिक सागर सब, इसलिए यहाँ सागरीय प्रभाव का अनुभव होता है। मतलब कल जलवायु जो है ना वो सागरीय प्रभाव की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इस महाद्वीप के बीच में भी आपको समुद्र मिलेंगी, तटों पर भी समुद्र मिलेंगे हैं, और 1/3 जो भाग है उसकी कंट्रियों के, वो सारे समुद्र से टच करते हैं, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो अधिकतर इनसे प्रभावित होती है। जलवायु समुद्र के क्लाइमेट से प्रभावित होती है। यूरोप का सबसे बड़े 5 द्वीप कौन कौन से द्वीप हैं? नाम एवं अवस्थिति, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से द्वीप है जो सबसे बड़े द्वीप हैं इसके यूरोप के? ग्रेट ब्रिटेन, इसका क्षेत्रफल है 2,29,849। आइसलैंड 1,03,000 और आयरलैंड 84,421 है। उत्तरी नोवाया जेमलिया रूस 48,000। स्पिट्सबर्जन स्वालबार्ड नॉर्वे 39,000। यूरोप सबसे बड़े 5 देश कौन कौन से देश हैं यूरोप के जो सबसे बड़े हैं? यूरोप में 5 देश सबसे बड़े ज्यादा क्षेत्रफल वाले, उनकी राजधानी कौन सी है? हाँ, तो रूस जो है 1,70,98,242 को इसकी किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है वो मॉस्को है। और यूक्रेन जो है उसकी 6,03,550 उसकी राजधानी की। आजकल रूस और कीव जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ये आपको जल्दी इसकी राजधानी भी जल्दी याद हो जाएगी और इनका क्षेत्रफल वगैरह, क्योंकि वो अभी करंट में ज्यादा चल रहे हैं। फ्रांस जो है 6,43,801 उसकी राजधानी है पेरिस है। स्पेन की क्षेत्रफल जो है वो 5,05,370 और राजधानी मैड्रिड। स्वीडन का जो क्षेत्रफल है वो 4,50,295 और स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। यूरोप के प्रमुख देश समूह और वर्गीकरण। देश समूह है कौन कौन, मतलब इन स्पेसिफिक, मतलब कुछ कुछ यूरोप में ऐसी कंट्रीज है, जैसे 5 देश हैं उनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, 10 कंट्रीज उनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि देश समूह और वर्गीकरण है। सम्मिलित देश, मतलब ये देश के उन, अगर 5 कंट्रीज हैं तो उनको क्या नाम दिया गया है? ये नाम दिया गया है। ऐसे स्पेशल नाम वहाँ पे क्या कहते हैं यूरोप के अंदर कंट्रीज को दे रखा है, तो हमें वो भी जानने जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो फिर बाल्कन देश एशिया और यूरोप का भाग, एशिया और यूरोप का जो भाग, उसके अंदर यूगोस्लाविया, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस। फिर है स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा आइसलैंड। आइबेरियाई प्रायद्वीप, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस तथा भूमध्य सागरीय तटवर्ती देश। निम्न भूमि देश, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग। फिर है ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड। बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लिथुआनिया तथा लाटविया। स्थल आबद्ध देश, हंगरी। स्थल आबद्ध देश मतलब वो देश जिनके समुद्र की सीमा नहीं लगती है, सिर्फ स्थल सीमा ही लगती है। हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी। कौन सी है? हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवानिया और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड था वेटिकन सिटी है। भौतिक लक्षण क्या है? यूरोप में स्थल रूपों की विविधता दृष्टिगोचर होती है। सामान्य इसका उत्तरी भाग मैदानी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग पर्वतीय है। क्या है? उत्तरी भाग तो मैदानी, लेकिन दक्षिण पश्चिमी जो भाग है वो पर्वतीय है। इनमें बर्फ से ढकी हुई चोटियां, महाखंड, पठार तथा समतल भूआकृतियां शामिल है। क्या है? चोटियां, महाखंड, पठार तथा समतल भूआकृतियां सम्मिलित है। जबकि पूर्वी भाग में स्थलीय प्लेटफॉर्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्थलीय प्लेटफॉर्म पूर्वी भाग में। किधर की साइड में? रूस की साइड में है। यूरोप का उच्चतम बिंदु, सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रस। कौन सी है? माउंट एल्ब्रस, 5,642 मीटर। तथा निम्नतम स्थल कैस्पियन सागर, समुद्र तल से 28 मीटर है। कौन सा निम्नतम स्तर? कैस्पियन सागर, जो समुद्र की जो भूमि है उससे भी नीचे है, समुद्र से 28 मीटर नीचे, जो समुद्र की नीचे वाली भूमि है उससे भी। यूरोप को 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। कितने? 4 प्रमुख भौतिक विभागों के अंदर। भौतिक विभाग कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां, यूरोप के उत्तरी मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमियां, आल्प्स पर्वत। कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां। उत्तर पश्चिम की साइड में
जो उच्च भूमियां स्थित है वो, और यूरोप के उत्तरी मैदान, जो उत्तर के मैदान यूरोप के वो, और मध्यवर्ती उच्च भूमियां, जो बीच के, जो कंट्री के बीच में जो उच्च भूमियां है वो, और आल्प्स पर्वत माला। इन 4 भागों में बांटा गया है। पहला हम पढ़ते हैं उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि है। तो उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि का यूरोप के सुदूर उत्तर में उच्च भूमियां एक प्रदेश है जो फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे तथा ब्रिटेन द्वीप समूह से आइसलैंड तक फैला हुआ है। आइसलैंड तक फैला हुआ है। इस उच्च भूमि के उत्तरी भाग को फेनोस्के फेनोस्केडिनेवियन शिल्ड कहते हैं। इसकी चट्टानें यूरोप की सबसे पुरानी अनावरण उखड़ी हुई चट्टानें हैं। कैसी है? उखड़ी हुई चट्टानें हैं, जहां हिम नदियों सॉरी जहां हिम नदियों ने अवसादी चट्टानों को काट कर हटा दिया है। जो नदियां ऊपर से बह के आती है, उन्होंने जो नदियों के साथ अवसाद होता है उनकी वजह से वो कट चुकी है। वहां की जो जगह है, इस क्षेत्र में आध्यात्मिक खनिज जैसे लोहा, तांबा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा और जो तांबा है वो अत्यधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। यूरोप के उत्तरी मैदान, ये मैदान पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है, जिनके उत्तर में श्वेत सागर था। क्या उत्तर में श्वेत सागर था? उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां और दक्षिण में मध्यवर्ती व उच्च भूमियां स्थित है। कौन सी हैं? जिनके उत्तर में श्वेत सागर, क्या कौन से सागर? श्वेत सागर था। उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां और दक्षिण में मध्यवर्ती उच्च भूमियां शामिल है। राइन और सीन इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण नदियां। कौन सी है नदियां? राइन और सीन, जो क्रमशः उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल में गिरती हैं। कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के अंदर गिरती है। राइन नदी अपनी भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। डैन्यूब, निपर, डोन और वाल्गा अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। यूरोप की नदियां और झीलें, ये देखिए, एक से शुरुआत करते हैं। राइन नदी, ये रही राइन नदी, एलन नदी, राइन नदी, फिर जुबा नदी, ओहर नदी, डैन्यूब नदी, निपर नदी, डोंटर नदी, डोन नदी, वोल्गा नदी, यूराल नदी, वेनिगा नदी, ये तो काला सागर है, पो नदी, टाइबर नदी, रोन नदी, लोरी नदी, यूरो नदी, टेगस नदी, टेमस नदी, मार्बन नदी, सानोन नदी, वल नदी, वेनिगो नदी, ये हो गया। देख लो मैपिंग के अंदर कहाँ कहाँ पे स्थित है। कैस्पियन सागर, ओनेजा झील, आइसेल झील, वेटर्न झील, नासी झील, इनारी झील, न्यूसीलर झील, पेसिया झील और बोल्सेना झील, लाडोगा झील, कॉन्सेटेंस झील, वेनर झील, लाटन झील, साइमा झील, अल्लू झील, चिर्ड झील, शारदा झील और लेडोजेस्कोप झील। ये जो झीलें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, विशिष्ट तथ्य, इनके बारे में हम क्या क्या और विशिष्ट तथ्य पढ़े, मतलब ये किस चीज के लिए फेमस है और कहाँ कहाँ स्थित है, इनके बारे में विशिष्ट तथ्य का मतलब ये होता है कि कुछ किसी के बारे में कोई विशिष्टता होना, मतलब हाँ ये चीज सिर्फ उसी चीज में जैसे विशिष्ट है, नहीं तो औरों में नहीं होती है, इस तरीके से। तो कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें वोल्गा और यूराल नदियां आके गिरती हैं। और यह है कॉन्सेटेंस झील, स्विस आल्प्स के उत्तर में स्थित यह झील नर्मदी, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के संगम स्थल है। ये राइन नदी का हिस्सा बनाती है। लाब्रेगा ओनेगा, यह झील रूस में स्थित है। वाल्टाना झील, यह झील हंगरी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 601 वर्ग किलोमीटर है। आवरण मानव निर्मित यह झील इटली में स्थित है। वेटरन झील, यह झील स्वीडन में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1911 वर्ग किलोमीटर है। अरल सागर, यह झील की कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। वेनर झील, यह झील भी स्वीडन में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5650 वर्ग किलोमीटर है। आइसेन, यह झील नीदरलैंड में स्थित है। ओनेजेस्को, यह ओजेरा में स्थित यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी 9610 किलोमीटर में स्थित है। यूरोप के पर्वत, कौन कौन से पर्वत हैं यूरोप के अंदर हैं? तो पहले हम उनके नाम पढ़ेंगे।
ये मैं आपको नाम भी पढ़ाती हूँ, फिर बाद में लास्ट में मैपिंग में भी दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे नाम लिखे हो ना, वैसे मैपिंग में भी नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ कहाँ है स्थित है। तो यूरोप के पर्वत में कॉकेक्स पर्वत, कार्पेनिथियन पर्वत, ट्रांसिल्वेनियन पर्वत, बाल्कन श्रेणी, रोडोपी श्रेणी, दिनारिक श्रेणी, अपेनियन श्रेणी, तातरी श्रेणी, हार्ज पर्वत, होट पर्वत, आल्पस श्रेणी, वास्तेज श्रेणी, जूरा पर्वत, सेंट्रल मैसिफ पेरेनीज श्रेणी, कैंटाब्रियन कैंटाब्रियन पर्वत, सेंट्रल कार्डिलेरा, सियरा मेरेना, नेवेदा, वेटिकन कार्डिलेरा, कैम्ब्रीज पर्वत, पेनीज श्रेणी, ग्रेफियन पर्वत, जोलेन पर्वत, माउंट एटना, स्ट्राम्बेली, विश्वेत। मध्यवर्ती उच्च भूमियां, मध्यवर्ती उच्च भूमियों के विविध प्रकार के पर्वत, पहाड़ियां, पठार शामिल। इसके अंतर्गत स्पेन और पुर्तगाल का मेसेटा पठार, कौन सा? स्पेन और पुर्तगाल का मेसेटा पठार, फ्रांस के मध्यवर्ती भाग में स्थित मेसिफ पठार तथा जूरा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, चेकोस्लोविया की कम ऊंचाई वाली अनेक पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। इस प्रदेश से होकर दो प्रमुख नदियां बहती है, जिनमें राइन उत्तर की तथा डोन दक्षिण की ओर बहती है। आल्पस पर्वत माला, यह नवीन पर्वतमाला, इसका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में कैस्पियन सागर तक है। इस पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। फ्रांस एवं इटली की सीमा पर स्थित माउंट ब्लॉक आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र से 4807 मीटर ऊंचाई है। पेरनीज, दिनारिक, एपिनाइन, कार्पेथिनियन और कॉकसस यूरोप की अन्य महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां। कौन सी? पेनरीज, दिनारिक, एपिनाइन, कार्पेथिस और कॉकेसस। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्बस है, जो कॉकेसस पर्वत श्रेणी में स्थित है। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत देश विशिष्ट तथ्य। ग्रेबियन पर्वत, स्पेरियन पर्वत, स्कॉटलैंड आयरिश गणराज्य पर्वत ये है देश। ग्रेमियन पर्वत, इस पर्वत का नाम है। स्कॉटलैंड में इस श्रेणी का दक्षिणी किनारा उच्च एवं निम्न भूमियों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। क्या करता है? इस श्रेणी का दक्षिणी किनारा उच्च एवं निम्न भूमियों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। स्पेरिस पर्वत ये आयरिश और गणराज्य में स्थित है, इसमें कोई विशिष्टता नहीं है। पेनाइन पर्वत इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ प्राचीन वलित पर्वत है। कौन सा है? प्राचीन वलित पर्वत है ये। और कैम्ब्रियन पर्वत इंग्लैंड में है, इसमें कोई विशिष्टता नहीं है। पेरनीज पर्वत फ्रांस स्पेन की सीमा पर यह अल्पाइन पर्वत का वलित पर्वत है, स्पेन व फ्रांस की सीमा बनाता है। क्या है? अल्पाइन क्रम का वलित पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। फिर है जूरा पर्वत, फ्रांस में यह पर्वत राइन व डेन्यूब नदियों द्वारा उद्गम स्रोत तथा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। वाजेस पर्वत फ्रांस, ये पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी, ये ब्लैक फॉरेस्ट व वाजेस पर्वत के मध्य राइन नदी की भूभ्रंश घाटियां स्थित हैं। बवेरियन अल्पस पर्वत जर्मनी, इसमें कुछ विशेषताएं नहीं है। फिर है पर्वत देश और विशिष्टताएं। फिर अल्सबर्ग पर्वत जर्मनी, जो हमने ये पर्वत पीछे पढ़े थे ना अभी, ये उन्हीं पर्वतों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। हार्ज पर्वत जर्मनी, यह पर्वत श्रेणी मध्य श्रेणी में लीना व साल नदियों के में स्थित है। कहाँ है? लीना और साल नदियां। यूराल पर्वत रूस, यूराल पर्वत जो रूस में, यह यूरोप एवं एशिया की सीमा निर्धारित करने वाला वलित पर्वत है। यूराल नदी का उद्गम स्थान, यूराल पर्वत से यूराल नदी का उद्गम स्थान है। बखवोयास्क रूस, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र, पृथ्वी का शीत ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का शीत ध्रुव कहलाता है। स्टेनोवाई रूस, खिंगन रूस, कारपेथियन सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो। खिंगन जो है यहाँ कोई विशेषता नहीं है, ना स्टेनोवाई रूस के अंदर स्थित है, लेकिन इसमें भी कोई विशेषता नहीं है। कार्पेथियन सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो, यह पर्वत दक्षिणी पोलैंड एवं चेक गणराज्य से चंद्राकार रूप में रोमानिया है यूक्रेन तक विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टेट्रामाइटेंस है। कौन से? टेट्रामाइटेंस है। उसके बाद में कैंटाब्रियन पर्वत उत्तरी स्पेन, आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित अल्पाइन क्रम का वलित पर्वत है। क्या है? आइबेरियन प्रायद्वीप स्थित अल्पाइन का वलित पर्वत है। पिंड्स पर्वत ग्रीस, इस पर्वत का विस्तार केरित की खाड़ी में अल्बानिया तक है। एपेनाइन पर्वत इटली, यह अल्पाइन क्रम का वलित पर्वत है। माउंट कोनोग्राडे इसकी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है? माउंट कोनोग्राडे इसकी सर्वोच्च चोटी है। बाल्कन पर्वत बुल्गारिया, यह अल्पाइन क्रम की वलित पर्वत है, जो बुल्गारिया के पूर्व पश्चिम में दिशा में विस्तृत है। पिलियन पर्वत ग्रीस, यह है 1610 मीटर ऊंचाई पर वलित पर्वत चोटी है। कैपिलोनियन पर्वत रोम, यह है रोम स्थित 7 पहाड़ियों वाला सर्वोच्च पर्वत है। फिर है स्कैंडिनेवियन पर्वत, पश्चिमी नॉर्वे में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर
गाल्वोपिगेन है। माउंट एंटना इटली में है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। मोरिन पर्वत यह दक्षिण आयरलैंड है, इसका सर्वोच्च शिखर स्लीव डोनार्ड है। आल्प्स पर्वत फ्रांस, अल्पाइन क्रम का यह विलित पर्वत फ्रांस या इटली मध्य सीमा में है। कहाँ का ये? आल्प्स पर्वत का है, प्रकार का है। आल्प्स पर्वत का नहीं, आल्प्स प्रकार का है। क्रम का है। काकेस पर्वत रूस, इसका सर्वोच्च शिखर एल्ब्रस है। क्या है इसका सर्वोच्च शिखर? एल्ब्रस है। ये जो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, यह काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है। किसके? काला सागर और कैस्पियन सागर के। सियरा ये स्पेन में है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा स्पेशलता नहीं है। जलवायु कैसी है? यूरोप की जलवायु कैसी है? ये यहाँ पे पूरे ऑल ओवर यूरोप की बताई गई है। इसके बाद में हम जब कंट्रीज पढ़ेंगे तो हर कंट्री की अलग अलग बताई गई होगी कि कौन सी कंट्री की कैसी जलवायु है, हाँ? यूरोप जलवायु पर अक्षांशीय स्थिति, उच्चावच समुद्र से दूरी तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं पछुआ पवनों पर प्रभाव पड़ता है। ये सभी महाद्वीपों पे डिपेंड करता है कि अक्षांशीय उच्चावच समुद्र से दूरी और जो उनके अड़ोस पड़ोस में जो सागर होते हैं और जो पछुआ पवनें वहाँ चलती हैं, उनका असर हर एक महाद्वीप की जलवायु के ऊपर पड़ता है। मतलब आप ये वाली जो लाइन है वो सभी महाद्वीपों में यूज कर सकते हो, हैं? इस महाद्वीप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में विस्तृत है। कौन से में? शीतोष्ण कटिबंध में। दक्षिण तथा पूर्व की ओर स्थित पूर्वी गोलार्ध में विशाल मरुस्थलीय पेटी से सुरक्षित क्षेत्र है। इसकी जलवायु अनेक कारकों से प्रभावित होती है। अनेक कारक जो हैं इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। वो सभी की महाद्वीपों की जलवायु को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ सामान्य पश्चिमी भागों में अच्छी वर्षा होती है, जो पूर्व की ओर घटती जाती है। मतलब पश्चिम की साइड अधिक अच्छी वर्षा होती है, जो पूर्व की साइड घटती जाती है। लेकिन हमारे जो एशिया के अंदर क्या है? एशिया में पश्चिम में कम है, पूर्व में ज्यादा है बारिश, है, घटती जाती है। मध्य एवं पूर्वी यूरोप के ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होती है तथा वर्षा भी कम होती है। यूरोप में मुख्य रूप से 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है यूरोप में? 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूरे यूरोप के बता रखी है ये, है। मुख्य रूप से पश्चिम समुद्र तटीय, हम पश्चिमी जो समुद्र के तट के पश्चिमी जो हिस्सा है समुद्र के तट से जो टच होता है वहां समुद्र तटीय जलवायु है। और उत्तर पूर्वी आंध्र महाद्वीप में उत्तर पूर्वी के आंध्र महाद्वीपों की जलवायु प्रभावित करती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो भूमध्य सागर के पड़ोस की जो कंट्रीज है उनको भूमध्य सागरीय जलवायु प्रभावित करती है। और उपद्रवीय है या टुंड्रा, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां ध्रुव के किनारों पे लगता है उसको उपद्रवीय या टुंड्रा जो जलवायु है वो प्रभावित करती है। पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु यूरोप पछुआ पवनों के क्षेत्र में स्थित है। कौन से पवनों में? पछुआ पवनों के जो पवनों के क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी समुद्री तटीय जलवायु के अंतर्गत प्रचलित पछुआ पवनें अटलांटिक महासागर की ओर से पूर्व की ओर चलती है। किधर चलती है? अटलांटिक महासागर से पूर्व की ओर चलती है। गर्म समुद्री जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के ऊपर उत्पन्न होने के कारण ये पवनें गर्म व आर्द्र होती है, जो ग्रीष्म काल में आर्द्र तथा सुहावनी होती है, शीतकाल में मृदु होती है। कैसी होती है? जो ग्रीष्म काल में आर्द्र तथा सुहावनी होती है तथा शीतकाल में मृदु होती है। यह जलवायु उत्तरी पश्चिमी यूरोप से देशों में नॉर्वे से स्पेन तक पाई जाती है। कहाँ से? उत्तरी पश्चिमी नॉर्वे से स्पेन तक। पर्वतों का विस्तार पश्चिम पूर्व होने के कारण ये सागरीय पवनें इस महाद्वीप के आंतरिक भागों तक पहुंचती है। पर्वतों का विस्तार पश्चिम पूर्व होने से, पर्वतों को जो विस्तार वो पश्चिम पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व की साइड होने से ये सागरीय पवनें महाद्वीप के आंतरिक भागों तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि अधिकांश पश्चिमी यूरोप में पश्चिमी तटीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? पश्चिमी तटीय जलवायु। फिर पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी आंध्र महाद्वीपीय जलवायु। कौन सी? उत्तर पूर्वी आंध्र महाद्वीपीय जलवायु। पूरी यूरोप में आंध्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में सागर एवं सागरीय जलधाराओं का प्रभाव कम होता है। क्या होता है? सागर और सागरीय जो जलधाराएं होती है उनका प्रभाव कम होता है। जलधाराओं का प्रभाव कम होता है, इसलिए कारण यहाँ के पछुआ पवनों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? पछुआ जो पवन है उनका यहाँ पे पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु पश्चिमी तटीय सागरीय जलवायु के समान होती है, किंतु शीत ऋतु हिमाच्छादित होती है। उत्तरी महासागर तथा आंतरिक यूरेशियन की ओर से अत्यधिक ठंडी वायु राशियां प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं? उत्तरी महासागर और आंतरिक यूरेशिया। आंतरिक यूरेशिया मतलब जो यूरोप के अंदरी जो कंट्रीज है ना, बीच वाले जो कंट्रीज, उनके बारे में लिखा हुआ। और से अत्यधिक ठंडी वायु राशियां प्रवेश करती है, जिसके कारण यहाँ हिमाच्छादित रहता है। यानी जो ये जो यूरेशिया का ऊपर वाला पार्ट है ना, जो ध्रुव के नजदीक लगता है, ये उसके बारे में बताया गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु ये है भूमध्य सागर के अड़ोस पड़ोस की जो कंट्रीज है ना, ये उसके बारे में है। यूरोप के तीनों दक्षिणी प्रायद्वीप आइबेरिया, इटली तथा बाल्कन
में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जलवायु की प्राकृतिक विशेषता आर्द्र शीतकाल एवं शुष्क ग्रीष्मकाल है। मतलब शीतकाल जो है वो आर्द्र होता है और जो ग्रीष्मकाल है वो शुष्क होता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। शीत ऋतु में पछुआ पवनों से प्रभाव में आते हैं, जिससे यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। सामान्य ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई अगस्त में संपूर्ण वर्ष की केवल 10% वर्षा होती है। क्या होती है? जून जुलाई अगस्त में है जो पूरे प्रदेश भर की सिर्फ 10% वर्षा यहाँ होती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड उत्तरी कंट्री, उत्तरी रूस में शीत प्रधान जलवायु पाई जाती है। लंबी तथा कठोर शीत ऋतु तथा छोटी साधारण ग्रीष्म ऋतु इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। क्या है? मतलब ग्रीष्म ऋतु यहाँ छोटी पाई जाती है, लेकिन जो क्या कहते हैं शीत ऋतु जो कठोर है, क्योंकि ये ऊपर वाली कंट्रीज, उत्तर वाली, तो उत्तर वाली कंट्री ध्रुवों के नजदीक है, इसलिए ठंडी शीत ऋतु ज्यादा पाते हैं। शीत ऋतु में तापमान ही हिमांक 0 सेंटीग्रेड नीचे से रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यह 10 सेंटीग्रेड के नीचे रहता है। ऐसी जलवायु जिसके तापमान में बड़ी भिन्नता रहती है तथा हल्की वर्षा होती है महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? महाद्वीपीय जलवायु। जैसे जलवायु जिसके तापमान में बड़ी भिन्नता होती है, तापमान में भिन्नता होती है यानी कभी ज्यादा और कभी कम होता है, तथा हल्की वर्षा होती है, बारिश भी हल्की होती है, उसे महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। ऐसी जलवायु जिसमें ग्रीष्म ऋतु लंबी, गर्म और शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है और शुष्क होती है तथा शीत ऋतु कोष्णा और आर्द्र होती है। शीत ऋतु कोष्णा और आर्द्र होती है। इस प्रकार की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। उपद्रवीय टुंड्रा जलवायु, जहां वर्ष के अधिकतर महीनों में भूमि वर्ष से बर्फ से ढकी रहती है। जो बिल्कुल उत्तरी जो है ना कंट्रीज हैं, उनके लिए उसे टुंड्रा जलवायु कहा है। ये शीत एवं प्रधान जलवायु है। ये जो नॉर्वे, स्वीडन, ये देखो नॉर्वे, स्वीडन उत्तर की कंट्री है, फिनलैंड तथा उत्तरी रूस में पाई जाती है। लंबी तथा कठोर शीत ऋतु तथा छोटी एवं साधारण ठंडी ग्रीष्म ऋतु इस जलवायु को प्रमुख विशेषता है। लंबी तथा कठोर शीत ऋतु, अब जब ध्रुवों के नजदीक लगेंगे तो वहाँ क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। अब सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा तो वहाँ ज्यादा ठंड होती है और ज्यादातर साल के ज्यादातर महीनों में वहाँ कठोर ठंडी पड़ती है। बहुत कम ऐसा मौसम आता है जब वहाँ थोड़ी ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। ये इस जलवायु की विशेषता है। फिर मिट्टियां, यूरोप में धरातल जलवायु एवं वनस्पति की विविधता के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियां विकसित हुई हैं। धरातल यानी जमीन, जलवायु और वनस्पति की विविधता के कारण यहाँ की मिट्टियां विकसित हुई, जिनमें पोडजोल, चरनोजम, ट्रोंडा, भूरी स्टेपी, रेडजीना, टेरारोसा, हिमोड तथा जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। इन नामों को अच्छे से याद कर लेना, नहीं याद होता है तो 5-10 बार बोल लेना, जैसे पोडजोल, चरनोजम, टुंड्रा, भूरी स्टेपी, रेडजीना, टोरारोसा, हिमोड और जलोढ़। तो ये नाम याद हो जाएंगे जो मिट्टी यहाँ पाई जाती है। पोडजोल मिट्टी टेगा के कोणधारी वनों में पाई जाती है। पाई जाने वाली अनुर्वर मिट्टी है। इसका विस्तार स्कैंडिनेविया तथा रूस के उत्तरी भागों में है। पोडजोल मिट्टी टेगा वन प्रदेश की दक्षिण में मिश्रित वनों के क्षेत्र में विकसित होती है। क्या है? पोडजोल जो है मिट्टी टेगा के वन प्रदेश में दक्षिण में मिश्रित वनों में दक्षिण में विकसित होती है। चेर नोजम मिट्टी स्टेपी घास के प्रदेशों में विकसित होती है। इसका विस्तार यूक्रेन तथा रूस में मिलता है। टुंड्रा मिट्टी के दीर्घकाल तक हिमाच्छादित रहने के कारण यहाँ मृदा निर्माण की प्रक्रिया मंद रहती है। यह है स्कैंडिनेविया तथा उत्तरी रूस में विस्तृत है। रेडजीना मिट्टी काले रंग की होती है, जो चूना पत्थर एवं खाड़ियों के प्रदेशों के घास के नीचे विकसित होती है। कहाँ होती है? रेडजीना मिट्टी जो है, रेडजीना मिट्टी जो है वो रेड नहीं है, काले रंग की। नाम इसका रेडजीना लेकिन ये रेड नहीं है, काले रंग की, जो चूना पत्थर व खाड़ियों के प्रदेशों में घास के नीचे विकसित होती है। जो घास होता है चूना पत्थर और खाड़ियों का, उनके नीचे विकसित होती है। इसका विस्तार दक्षिण यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में मिलता है। दक्षिणी जो यूरोप है वहां पे मिलती है ये। टेरारोसा लाल रंग की उष्णकटिबंधीय मिट्टी है। टेरारोसा जो है वो लाल रंग की उष्णकटिबंधीय मिट्टी है, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में चूना पत्थर शैलों के ऊपर उगती है। कहाँ उगती है? हाँ, चूना पत्थर शैलों के ऊपर विकसित हुई है। इसका विस्तार इटली एवं यूगोस्लाविया, कहाँ? इटली और यूगोस्लाविया में मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति, कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो यूरोप में पाई जाती हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा उत्तरी रूस में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? टुंड्रा वनस्पति। बसंत ऋतु में हिम पिघलने पर काई तथा लाइकेन आदि सूक्ष्म वनस्पतियां उगती हैं। कौन सी हैं? काई तथा लाइकेन सूक्ष्म वनस्पतियां हैं जो बर्फ के पिघलने के बाद में उगती हैं। कोणधारी वन प्रदेशों का विस्तार नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी रूस के दक्षिण भागों में है। इन वनों में पाइन, स्प्रूस, लार्चा, बर्च तथा सिल्वर का प्रमुख किस्में हैं। कोणधारी वनों के दक्षिण में फ्रांस से लेकर पूर्व में यूराल पर्वतों तक मिश्रित वन प्रदेशों का विस्तार है। कहाँ है? कोणधारी वनों के दक्षिण में
फ्रांस से लेकर पूर्व के यूराल पर्वतों तक मिश्रित वन प्रदेशों का विस्तार। मिश्रित मतलब सभी प्रकार के मिक्स हुए वन। एक स्पेस जैसे टुंड्रा तो एक स्पेशल वन है, वैसा नहीं है, यहाँ मिश्रित वन पाए जाते हैं। इन वनों में एलम, ऐश, ओक, पोल्डर आदि चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? एलम, ऐश, ओक और पोल्डर। याद जो पहली बार सुन रहे हैं ना जो शब्द, उनको 2 4 5 बार बोल के ठीक से याद कर लेना। एलम, ऐश, ओक और पोल्डर। हाँ, फिर है ब्रिटिश द्वीपों, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटिश द्वीपों, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि में चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों का विस्तार है। इन वनों में ऐश, ओक, पॉपुलर, एलम, बीच आदि प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। कौन सी? ऐश, ओक, पॉपुलर, एलम आदि प्रमुख किस्में पाई जाती है। कोणधारी वनों में दक्षिण में 45 से 60 उत्तरी अक्षांशों के मध्य, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी आंतरिक भागों में यूक्रेन, दक्षिणी रूस, बेलारूस में स्टेपी घास प्रदेश विस्तृत हैं। कौन से हैं? स्टेपी घास प्रदेश। आप लोग सबसे पहले अगर देखो ऐसा करो, आप सबसे पहले वर्ल्ड का मैप याद करो। हाँ, कैसे याद करो? ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सी कंट्री कहाँ स्थित है। अगर आपको ये चीज क्लियर रहेगी तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं आपको पूछूं फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, हंगरी कहाँ पे स्थित, अगर आपको ये नहीं पता है ना कि ये कंट्रीज कहाँ स्थित है, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा पैराग्राफ। इसलिए सबसे पहले एटलस के अंदर मैप याद करो, उसके बाद में आपको चीजें आसान हो जाएंगी। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी की तुलना में यहाँ की घास छोटी होती है। जो उत्तरी अमेरिका में ही घास का नाम है जो पाई जाती है, उसकी तुलना में देखें तो यहाँ की घास छोटी है। इसका विस्तार रोमानिया में डेन्यूब नदी की घाटी से, कहाँ? रोमानिया में पूर्व में यूक्रेन तक है। हंगरी में इस मैदानों को पुस्ताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुस्ताज। यूक्रेन में विश्व की प्रमुख गेहूं उत्पादक स्टेपी क्षेत्र है, जिस कारण इसे विश्व का अन्न भंडार या विश्व की रोटी की डलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का अन्न भंडार तथा रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन में विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक स्टेपी क्षेत्र है। मतलब यूक्रेन में जो स्टेपी क्षेत्र है वहां बहुत ज्यादा गेहूं होती है, इसलिए उसको ये नाम दिया गया है, रोटी की डलिया तथा अन्न का भंडार। यूरोप की नदियां मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलकर उत्तर तथा दक्षिण की ओर बहती हुई सागरों में गिरती हैं। किधर? मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलती हुई उत्तर तथा दक्षिण की ओर, मतलब जिधर उच्च भूमियों का ढलान है ना, उत्तर की ओर है तो वो उत्तर की ओर जाएंगे, अगर दक्षिण की ओर है वो दक्षिण की तरफ गिरेंगी। हाँ, यहाँ की नदियां सामान्यतः अनुवर्ती हैं, जो ढाल का अनुसरण करती हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि जिधर ढाल होगा, अनुवर्ती का मतलब जिधर ढाल है उधर की साथ जाएंगी। यूरोप की नदियों के 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था। अपवाह, अटलांटिक महासागरीय, भूमध्य महासागरीय, कैस्पियन महासागर और आर्कटिक महासागर। अभी जो 4 भागों में बांटा गया वो किस हिसाब से बांटा गया? वो इस हिसाब से बांटा गया कि कुछ का मुहाना अटलांटिक महासागर है, कुछ का भूमध्य सागर है और कुछ का कैस्पियन तथा कुछ का आर्कटिक सागर है। तो जिधर जिसका मुहाना होगा उस हिसाब से इनमें 4 जगह से इनको बांटा गया है। नाम है यूरोप की प्रमुख जल संधियां हैं, अलग अलग करता है, मतलब कौन सा चैनल उनको अलग करता है, जोड़ता कौन सा चैनल है? तो डोवर जल संधि ये इंग्लैंड और फ्रांस जो हो उसको अलग करता है, और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर उसको जोड़ता है। कौन किसको? डोवर जल संधि को। डेनमार्क जल संधि से इंग्लैंड और फ्रांस अलग करता है तथा उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को स्पेन जो है वो अलग करता है तथा यूरोप और अफ्रीका भूमध्य और अटलांटिक महासागर की कुंजी के नाम से यह प्रसिद्ध है। यूरोप और अफ्रीका जो है वो इसको जोड़ता है। फिर है बोनीफेसिया जल संधि, सार्डिनिया और कार्सिका द्वीप जो वो उसको अलग करता है, और टेरेनिया सागर और भूमध्य सागर जो वो इसको जोड़ते हैं। बेटा अगर आपको मैं बोल दूं ना, अगर आपको भूगोल अच्छे से समझनी है तो ये चीजें समझनी जरूरी है कि टेरिना सागर कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ, सार्डिनिया और कोर्सिका द्वीप कहाँ है। इसलिए आप पहले मैपिंग, कोई भी महाद्वीप में आपको पढ़ा रही हूँ, कोई भी चीज में आपको पढ़ा रही हूँ, पहले आप मैपिंग याद करो, क्योंकि मैं तो यहाँ बता ही रही हूँ। जैसे मैंने शुरू में आपको थोड़ा बेसिक सा बताया कि कौन सी कंट्री यूरोप में कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सा सागर कहाँ कहाँ स्थित है, तो मैं तो यहाँ बता ही रही हूँ। लेकिन मेरे बताने से का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आपके दिमाग में याद नहीं होता है, क्योंकि याद करना और समझना और रटना और सुनना और सुनकर इग्नोर करना ये अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, जब तक आप अपने दिमाग में किसी चीज को नहीं बिठाओगे ना तब तक
आप कितना कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं है, इसलिए दिमाग में अच्छे से याद करके बिठाओ उसको कि आपको अगर एक बार ये बता दिया मैसेडोनिया कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए हाँ ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। आपके माइंड मैपिंग होनी चाहिए वो कि हाँ माइंड मैपिंग हो रही है मुझे कि हाँ ये कंट्री यहाँ है तो ये चीज़ यहाँ है। ओके इधर आ जाओ। मेसिना जल संधि सिसिली और इटली प्रायद्वीप को अलग करते हैं, टेरेनियन सागर और भूमध्य सागर इसको जोड़ते हैं। ओरेंटो जल संधि इटली और बाल्कन इसको अलग प्रायद्वीप अलग करते हैं और एड्रियाटिक सागर और ओयोनिक सागर जोड़ते हैं इसको हैं। फिर है बास्पोरस जल संधि, इसको इस्तांबुल और अनाटोलिया प्रायद्वीप अलग करते हैं तथा काला सागर और मरमरा का सागर इसे जोड़ते हैं। कर्च जल संधि कर्च और रूस इसको अलग करते हैं और अजो सागर तथा काला सागर इसको जोड़ते हैं। डारानेल्स जल संधि बाल्कन प्रायद्वीप और अनाटोलिया प्रायद्वीप अलग करते हैं, मरमरा का सागर और एजिनिया सागर से जोड़ते हैं। नॉर्थ चैनल आयरलैंड इंग्लैंड अलग करते हैं, आयरिश और सागर था अटलांटिक महासागर इसको जोड़ते हैं। अटलांटिक महासागर अफवाह अब चार प्रकार अभी आप मैंने आपको बताया ना 4 प्रकार का अफवाह तंत्र है इसका। हाँ तो इसके अंतर्गत पुर्तगाल था पश्चिमी स्पेन की नदियां सम्मिलित हैं जो पश्चिम की ओर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। इन नदियों को पुर्तगाल की टैगस नदी तथा फ्रांस की गेरोन लाए और सीन नदियां प्रमुख हैं। कौन सी हैं? पुर्तगाल की टैगस ने तथा फ्रांस की गेरोन लाए और सीन नदियां जो वो फेमस है इसके लिए। लायर और गेरान क्रमशः इंग्लिश चैनल तथा बिस्केक की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है? लायर और गेरान क्रमशः इंग्लिश चैनल तथा बिस्केक की खाड़ी में गिरती है। जर्मनी व राइन वेजर तथा एलब नदियां, जर्मनी की राइन वेजर और एलब नदियां उत्तरी सागर में गिरती है। किसमें गिरती हैं? उत्तरी सागर में गिरती है। राइन नदी स्विस आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है राइन नदी? स्विस आल्प्स सागर से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यह यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग में से एक है। मतलब यूरोप का जो अंतःस्थलीय जलमार्ग है उसमें से ये सबसे में से एक है। पोलैंड की ओडर और विस्चुला नदियां, कौन सी? पोलैंड की ओडर और विस्चुला नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई बाल्टिक सागर में गिरती हैं। किधर गिरती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित हुई बाल्टिक सागर में जाके गिर जाती हैं। स्कैंडिनिया की अनेक नदियां बोथनिया की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती हैं? बोथनिया की खाड़ी में। यूरोप के प्रमुख जल संधियां, हाँ नाम और अलग करता था अवस्थिति है। रिगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया, बाल्टिक सागर इनकी अवस्थिति है। फिनलैंड की खाड़ी जो है वो फिनलैंड और एस्टोनिया अलग करती है तथा बाल्टिक सागर इसकी अवस्थिति है स्थित है ये है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड इसको अलग करते था, बाल्टिक सागर में ये अवस्थित है। इंग्लिश चैनल ये ब्रिटेन और फ्रांस अलग करते हैं, अटलांटिक महासागर में स्थित है। बिस्केक की खाड़ी फ्रांस और स्पेन इसको अलग करते हैं, अटलांटिक महासागर में स्थित है। लायन की खाड़ी फ्रांस और दक्षिण में स्थित है और भूमध्य सागर इसको में अंदर ये है अवस्थित है। भूमध्य सागरीय अपवाह है। इसके अंतर्गत यूरोप के मध्यवर्ती उच्च भूमि तथा पर्वतों से निकलने वाली नदियां दक्षिण की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती हैं। मतलब कि मध्य उच्च भूमि से जो नदियां निकलती हैं वो दक्षिण की ओर बहती हुई भूमध्य सागर के अंदर आगे गिर जाती है, जिसमें फ्रांस की रोन और इटली की पो नदियां प्रमुख। कौन सी हैं? फ्रांस की रोन नदी और इटली की पो नदियां। पूर्वी यूरोप की डैन्यूब निस्टर तथा निप्पर नदियां भी काला सागर में जाकर गिरती है। कौन सी? डैन्यूब निप्पर तथा निस्टर भी जाके काला सागर के अंदर ही गिरती हैं। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। किधर होती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के पूरब की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? डैन्यूब। काला सागर में गिरती है। ये विश्व की एकमात्र नदी है जो यूरोप के 10 देशों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन तथा माल्डोवा एवं 5 राजधानियां बुडापेस्ट, वियना एवं ब्रास्तिलावा से होकर गुजरती है। कौन सी नदी की बात हो रही है यहाँ पे? डैन्यूब नदी की बात हो रही है। डैन्यूब नदी जो है वो 10 कंट्रियों से और 5 राजधानियों से होकर जाके काला सागर के अंदर गिरती है। फिर है कैस्पियन सागरीय प्रवाह है। इसके अंतर्गत वोल्गा और यूराल पर्वत नदियां हैं। कौन सी हैं? वोल्गा और यूराल पर्वत। वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जिसकी जो क्षेत्रफल किलोमीटर है 3852, जो वोल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। इसे डॉन नदी से जोड़ दिया जाता है। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के आंतरिक भागों में जाते हैं। यूराल नदी का केवल ऊपरी भाग ही यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये दोनों नदियां कैस्पियन सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? यूराल नदी और वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख अंतरीप कौन कौन से यूरोप महाद्वीप के प्रमुख हैं? तो अंतरीप देश, महासागर,
अवस्थिति है, मतलब कौन सा अंतरीप है और कौन से देश में है और कौन से महासागर के अंदर तथा अवस्थिति उसकी कहाँ है। तो नॉर्थ केप नॉर्वे के अंदर स्थित है, नॉर्वेजियन सागर है और अटलांटिक महासागर में इसकी अवस्थिति है। मातापान यूनान देश में स्थित है, भूमध्य सागर इसके टच होता है मतलब है और भूमध्य सागर में ये स्थित है। विंसेंट कैप अंतरीप ये पुर्तगाल देश के अंदर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महासागर अवस्थिति है इसकी। आर्कटिक सागरीय अफवाह है, इसके अंतर्गत उत्तरी रूस की कुछ नदियां शामिल हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किधर होती हैं? उत्तरी रूस की कुछ नदियां हैं इसके अंदर स्थित जो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई श्वेत सागर या कौन सा सागर? श्वेत सागर या बेरेट सागर में गिरती हैं। बेटा इन नामों को अच्छे से याद करना, श्वेत सागर बेरेट सागर में गिरती हैं। ये नदियां जम जाती हैं, ये नदियों में ओनेगा, डिवाइना और पचोरी प्रमुख है। कौन सी नदियां? इन नदियों के नाम क्या है? ओनेगा, डिवाइना और पचोरी। ओनेगा, डिवाइना और पचोरी प्रमुख है इन नदियों के अंदर। कृषि यूरोप के अनेक भागों में एक ही फार्म पर खेती और पशुपालन साथ साथ किए जाते हैं। इस प्रकार की खेती को मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं, मतलब कि कृषि भी की जाती है और पशुपालन भी किया जाता है, उससे मिश्रित खेती कहते हैं। क्योंकि पशुपालन जो है वो कृषि का ही एक सब पॉइंट है, मतलब कृषि का ही एक कृषि में ही माना जाता है पशुपालन को। यूरोप की सबसे प्रमुख फसलें गेहूं हैं और यूक्रेन, पेरिस बेसिन, निचले देशों, यूरोप के उत्तरी मैदान, हंगरी मैदान और इटली में पो नदी की घाटी गेहूं के प्रमुख के उत्पादन क्षेत्र हैं। क्या है? यूरोप की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। यूक्रेन, पेरिस बेसिन, निचले देशों, यूरोप के उत्तरी मैदान, हंगरी के मैदान और इटली पो नदी की घाटी गेहूं के प्रमुख उत्पादक के लिए फेमस है। फिर है कम उपजाऊ मिट्टी, जो राई और जई की खेती होती है। ये गेहूं की पूरक अनाज हैं। गेहूं यूरोपवासियों की प्रमुख खाद्य फसल है। चुकंदर और आलू यूरोप की कंद वाली दो प्रमुख फसलें हैं, जो सेब, जैतून, अंजीर, अंगूर, आड़ू और संतरे प्रमुख फसलें हैं। यूरोप में चीनी प्राप्ति का प्रमुख स्रोत चुकंदर है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, रूस आदि चुकंदर के बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं। यूरोपीय देशों के विश्व का 60% चुकंदर उत्पादित होता है। फ्लैक्स यूरोप की एकमात्र रेशेदार फसल है जो शीतल और नम भूमियों में उगाई जाती है। कहाँ? फ्लैक्स यूरोप की एकमात्र रेशेदार फसल है जो शीतल और नम भूमि में उगाई जाती है। इससे लिनेन के कपड़े बनाए जाते हैं। बेल्जियम और बाल्टिक राज्य प्रमुख फ्लैक्स उत्पादक हैं। बेल्जियम और बाल्टिक दोनों बेबा से शुरू होते हैं, याद हो जाएंगे। राज्य हैं जो प्रमुख फ्लैक्स उत्पादक। बुल्गारिया के गुलाब एवं नीदरलैंड के ट्यूलिप विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। खनिज एवं ऊर्जा उत्पादन, कोयला, लोहा, अयस्क, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। कौन से? कोयला, लोहा, अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यूरोप के महत्वपूर्ण संसाधन है। यूरोप में कोयले के विस्तृत भंडार है। विश्व का लगभग 1/3 कोयला यूरोप में निकलता है। कितना निकलता है? विश्व का 1/3 हिस्सा जो है कोयला यूरोप से निकलता है। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला जर्मनी के रूर बेसिन और उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम के सार बेसिन में पाया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के पेनाइन पर्वत श्रेणी और चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड स्थित साइलेशियन क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार है। कहाँ है? चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, साइलिस क्षेत्र जो है वहां पे विशाल भंडार है कोयले के। इसके अतिरिक्त यूक्रेन के डोंटस बेसिन और रूस के कुजबास, पिचोरा तथा टंग्स बेसिन में रूस के उद्योगों को भारी मात्रा में उत्तम किस्म का कोयला प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के निक्षेप कुछ क्षेत्रों में अवसादी चट्टानों के प्रदेशों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पेट्रोलियम के निक्षेप अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। उत्तरी सागर, बाकू, गरोजनी आदि में तेल के बड़े भंडार हैं। पो नदी की घाटी, एग्री बेसिन, जर्मनी, फ्रांस और रोमानिया में भी प्राकृतिक गैस निकलते हैं। कहाँ निकलती है? पो नदी की घाटी, एग्री बेसिन, जर्मनी, फ्रांस और रोमानिया के प्राकृतिक क्षेत्रों में भी निकलती है, गैस निकलती है। फ्रांस, यूक्रेन, अजरबैजान, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी व रूस में लोहा अयस्क पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ है? फ्रांस में, यूक्रेन में, अजरबैजान में, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी व रूस में लोहा अयस्क पाए जाते हैं। यूरोप में प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं यूरोप के अंदर जहाँ पे लोहा अयस्क पाया जाता है? उत्तरी फ्रांस का लारेन क्षेत्र, स्वीडन का किरुना व मामबर्गियन क्षेत्र, यूक्रेन का किरीबोराग क्षेत्र, दक्षिण यूराल का कुर्क व
कुर्कुआ मैग्नेटिगोस क्षेत्र, स्पेन के बिलबाब संताड़ा तथा अविडो क्षेत्र। इसमें यूरोप का सबसे बड़ा तथा उत्तम लोहा स्वीडन के किरूना भंडार में प्राप्त होता है। कहाँ होता है? किरूना भंडार में प्राप्त होता है। किसके? यूरोप का सबसे बड़ा उत्तम और लोहा स्वीडन के किरूना भंडार में प्राप्त होता है। विश्व का 40% कच्चा लोहा यूरोप में निकला जाता है। यूरोप में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं मैग्नीज, तांबा, बक्साइट, गंधक और पोटास। दक्षिणी फ्रांस, यूगोस्लाविया, हंगरी और यूराल में बक्साइट पाया जाता है। पोटास के भंडार फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और रूस में हैं। यहाँ से तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि निकलता है। जल संसाधन। उत्तरी सागर के डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक। कौन से? डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, पुर्तगाल मछली पकड़ने वाले प्रमुख देश हैं। नॉर्वे ने केरल के तट के पास गहरे सागरों में मछली पकड़ने के लिए भारत को अपनी प्रौद्योगिकी जानकारी देकर सहयोग किया है। क्या किया है? भारत को अपनी प्रौद्योगिकी जानकारी देकर सहयोग किया है नॉर्वे ने। पर्वतीय क्षेत्र। जल शक्ति के सबसे बड़े भंडार हैं स्पेन, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जल विद्युत उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं। जनसंख्या। यूरोप में विश्व की लगभग 10.6% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? यूरोप में विश्व के लेवल की 10.6% जनसंख्या। अधिकांश जनसंख्या खनिज संपन्न क्षेत्रों में तथा नदी घाटियों में संकेंद्रित है, जबकि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली के कोयला क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है। पूर्वी और दक्षिण यूरोप में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। यूरोप में सर्वाधिक प्रचलित धर्म ईसाई है। यूरोप की लगभग 1/4 जनसंख्या किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखती है। 1/4 संख्या जो वो किसी भी विश्वास धर्म मानती नहीं, किसी भी धर्म को। नीदरलैंड में 41%, चेक गणराज्य में 58% और एस्टोनिया में 72% जनसंख्या अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी यानी वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। कितनी? नीदरलैंड में 41%, चेक गणराज्य में 58% और एस्टोनिया में 72% जनसंख्या। यूरोप के अनेक देशों में इस्लाम धर्म की प्रचलित है, मतलब इस्लाम धर्म भी है वहां पे। परिवहन और संचार। परिवहन और संचार कौन कौन से है यूरोप के अंदर? मतलब परिवहन मतलब आपको पता है एक जगह से दूसरे जगह जाने का। संचार मतलब आपको पता है आपके जो मोबाइल है वो सबसे बड़ा एग्जांपल है। लंदन, पेरिस, बर्लिन और मॉस्को प्रमुख रेल जंक्शन है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन से पेरिस को जोड़ता है। कौन से? किसको पड़ता है? लंदन से पेरिस को जोड़ता है। राइन नदी यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक व्यस्त जल मार्ग है। राइन नदी के ऊपर जो यूरोप का अंतः जलीय मार्ग स्थित है। टेमस, सीन, डेन्यूब और वोल्गा नदी इसमें अन्य प्रमुख जल मार्ग है। कौन से हैं? टेनब, सीन और डेन्यूब नदी। वोल्गा इसमें प्रमुख है। रोमानिया जैसे मध्यम आकार के देश में 9 नदी पतन है। कितने हैं? 9। ये पतन डेन्यूब नदी पर स्थित है जो एक विशाल नौवहन नदी है। क्या है? एक विशाल नौवहन नदी है। डेनमार्क में जटलैंड प्रायद्वीप और 400 से अधिक द्वीप सम्मिलित हैं। इन द्वीपों के बीच संचार संबंध बनाए रखने के लिए अधिक जनसंख्या में पुल बनाए गए हैं। डेनमार्क में जटलैंड प्रायद्वीप जिनके बीच नार्वे भी चलती है। नावें भी, नार्वे नहीं नावें। लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, जिनेवा, रोम, मॉस्को और एस्टर्बर्ग के अंतर्गत है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लगभग सभी महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश कौन कौन से देश हैं? अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अभी हमने ऑल ओवर यूरोप पढ़ा है, मतलब सारे यूरोप के कंट्रीज के बारे में, पूरे यूरोप के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यूरोप की जो कंट्री वाइज पढ़ेंगे कि कौन सी कंट्री है वो, उसके क्या कहते हैं, उसमें कौन से पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, मैदान है, मरुस्थल है, जलवायु कैसी है, उद्योग कैसे हैं वहाँ, खनिज कौन सा है और कौन सी कृषि होती है। ये सारी चीजें हम कंट्री वाइज पढ़ेंगे। मतलब इससे ज्यादा बारीकी से और क्या पढ़ोगे आप, क्या आप महाद्वीप को पूरा भी पढ़ रहे हो, उसके बाद में उसके अंदर जो कंट्रीज हैं उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ रहे हो। इससे ज्यादा बारीकी से आप क्या पढ़ोगे, इससे ज्यादा अच्छे से आप कहाँ से पढ़ोगे। तो इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, बस बात सिर्फ ये है। यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट से कुछ दूरी पर एक द्वीप समूह है। किधर? यूरोप के उत्तर पश्चिमी, जिसे ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं, नाम से जाना जाता है। इसके 2 मुख्य द्वीप है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। कौन से हैं द्वीप? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और
स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। वर्ष 1921 में आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से पृथक होकर एक स्वतंत्र देश बना। कब? 1921 में आयरलैंड जो यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया था। ब्रिटिश द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत। इंग्लिश चैनल था डोवर जलसंधि से डोवर जलसंधि यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है। अभी हम पीछे मैंने टेबल के अकॉर्डिंग भी आपको ये चीज पढ़ाई है, जहाँ इसकी चौड़ाई जो है 33 किलोमीटर होती है। आयरलैंड द्वीप में उत्तरी आयरलैंड एवं आयरिश गणराज्य शामिल है। कौन से? उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य इसमें शामिल है। आयरिश गणराज्य एक स्वतंत्र देश है। उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम के हिस्सा है। कौन से? आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो संयुक्त रूप से इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम के हिस्से हैं, लेकिन आयरिश जो है एक अलग सुगण राज्य है, स्वतंत्र। सेंट जॉर्ज चैनल ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच स्थित है। कहाँ है? ब्रिटेन और आयरलैंड के। यूनाइटेड किंगडम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई केवल 1350 मीटर है। देश का कोई भी भाग समुद्र से 125 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, यानी सारे 125 किलोमीटर से ज्यादा कोई भी देश का हिस्सा वहां स्थित नहीं है। तो ये जो ऊंचाई है यूनाइटेड किंगडम की, जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की समुद्र तल से 1350, यानी यूनाइटेड किंगडम का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो सिर्फ 1350 किलोमीटर समुद्र से ऊंचाई है उसकी। इंग्लैंड का उत्तरी पश्चिमी भाग पर्वतीय है। कहाँ है? इंग्लैंड का उत्तरी पश्चिमी जो भाग वो पर्वतीय है, जहां पेनाइन पर्वत श्रेणी स्थित है। यह पर्वत श्रेणी इंग्लैंड के लैक डिस्ट्रिक्ट से लेकर वेल्स तक उत्तर से दक्षिण की दिशा में स्थित है। इस पर्वत के पश्चिम में लंकाशायर तथा चेशायर मैदान है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्कोफेल पाइक देश के मध्य भाग में स्थित उच्च भूमि को मूरलैंड कहते हैं। इंग्लैंड के मध्य में पेनाइन पर्वत, इसके पूर्व में उत्तर पूर्वी मैदान तथा दक्षिण में वी आकार की मध्यवर्ती मैदान विस्तृत है। क्या है? इसके पूर्व में उत्तर पूर्वी मैदान तथा दक्षिण में वी आकार का मध्यवर्ती मैदान स्थित है। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम। यूके, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन, नागालैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, दिवस का महज प्रश्न, बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड, डल्बिन की खाड़ी, आयरिश सागर, वेल्स खाड़ी, सेल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र काला प्रदेश, बरीबियन, सेवन गदी, यूके की सबसे लंबी नदी, लंदन, कैंटाबरी। स्कॉटलैंड की उत्तरी पहाड़ियां सामान्य अधिक ऊंची हैं। यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च शिखर कौन सा? बैन नेवियस 1343 किलोमीटर स्कॉटलैंड में स्थित है। कौन सा? जो स्कॉटलैंड का सबसे ऊंचा जो शिखर है बैन नेवियस, उसकी ऊंचाई 1343 किलोमीटर है। वेल्स में कैम्ब्रियन पहाड़ियां चेप के आकार में कार्डिगन खाड़ी तट के लगभग समांतर स्थित है। ये पहाड़ियां उत्तर में अधिक ऊंची हैं। इनका सर्वोच्च शिखर स्नोडन है। आयरलैंड का उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग पर्वतीय है, किंतु ये पहाड़ियां कम ऊंची हैं। क्या है? ये पहाड़ियां कम ऊंची हैं। बेलफास्ट, बेटा ये जो नाम है ना अजीबोगरीब है, याद करने पड़ेंगे। कि दक्षिण में माओरी पर्वत की ऊंचाई 8052 मीटर है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची नदी सेबर्न है। कौन सी है? सेबर्न। जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी टेमस या थेम्स है। हम्बर, टाइन और मर्सी अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन सी हैं? हम्बर, टाइन्स और मर्सी अन्य महत्वपूर्ण नदियां। और जलवायु कैसी है यहाँ की? यूके की ब्रिटिश द्वीप समूह की जलवायु सागरीय शीतोष्ण है। पछुआ पवनों की पेटी में स्थित होने के कारण यहाँ वर्ष भर वर्षा रहती है। यहाँ के तापमानों पर समुद्र की निकटता तथा गर्म अटलांटिक प्रवाह का प्रभाव पड़ता है, जिसमें वार्षिक समानांतर वर्षा हो जाती है। ग्रीष्मकालीन औसतन तापमान 15 से लेकर 21 सेंटीग्रेड तक, शीतोष्ण औसतन तापमान 0 से लेकर 10 सेंटीग्रेड तक, किंतु आंतरिक भागों में तापमान 0 से नीचे भी चला जाता है। जनवरी और फरवरी में पाला पड़ता तथा उत्तर की बर्फीली पवनों में सामान्य शीत लहरें चलती रहती है। क्या चलती रहती है? सामान्य शीत लहरें चलती रहती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है, जो वर्ष भर सुवितरित रहती है, किंतु शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। यहाँ शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा होती है। आंतरिक भागों में ग्रीष्म ऋतु में अधिक
वर्षा आंतरिक भाग गर्मियों के अंदर आंतरिक भागों में ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि शीत ऋतु में हिमपात होता है, मतलब सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है। फ्रांस के विपरीत यहाँ ग्रेट ब्रिटेन धूप कम होती है। ग्रेट ब्रिटेन में धूप कम होती है, प्रतिदिन औसतन 2 घंटों के लिए ही धूप निकलती है, दिन में सिर्फ 2 घंटे वहां धूप निकलती है। यहाँ अधिकांश समय कोहरा और बादल छाए रहते हैं। क्या होता है? कोहरा गिर रहा होता है और बादल छाए रहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातों के कारण यहाँ ये दशाएं उत्पन्न होती है। क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात आते रहते हैं, इसलिए ऐसी दशाएं यहाँ होती हैं। मिट्टी कैसी है? ब्रिटेन और आयरलैंड के पर्वतीय भागों में आग्नेय और कायांतरित छल्लों के विखंडन से उत्पन्न पर्वतीय मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी मिलती है? पर्वतीय। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे आग्नेय और कायांतरित जो चट्टानें हैं उनकी वजह से हैं, जिनमें खनिज तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इसमें जो खनिज तत्वों की अधिकता पाई जाती है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अंदर। ये मिट्टियाँ चारागाह तथा बागवानी के लिए उपयुक्त हैं। किसके लिए? चारागाह और बागवानी के लिए। पर्वतीय मैदानों में उर्वरक जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। लंदन बेसिन तथा मध्यवर्ती आयरलैंड की उर्वरक मिट्टियां कृषि के लिए उपयोगी हैं। उपयोगी नहीं। प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ की वनस्पति कैसी है? लगभग 7% भूमि पर वन पाए जाते हैं। वर्तमान में घने वन केवल उच्च पहाड़ियों पर ही शेष हैं। कहाँ पे हैं? ऊंची जो पहाड़ियां वहां पे ही यहाँ बचे हुए शेष वन बचे हुए हैं। सटलैंड द्वीपों व उत्तरी स्कॉटलैंड में कोणधारी वन मिलते हैं। कौन से? सटलैंड तथा स्कॉटलैंड। नामों को अच्छे से याद करना। सटलैंड द्वीपों तथा स्कॉटलैंड में कोणधारी वन मिलते हैं, जिनमें स्प्रूस, हेमलॉक, सीडर, डगलस, फर आदि वृक्षों की प्रमुख किस्में हैं। क्या है? प्रमुख किस्में हैं वृक्षों की। अन्यंत्र ओक, लिंडजेन, बीच, एल्म आदि के वृक्ष उगते हैं। इंग्लैंड का सबसे बड़ा वन ब्रैकलैंड है, जो कि कैम्ब्रिज नगर के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अतिरिक्त नॉर्थम्बरलैंड तथा ग्लूस्टरशायर के विशाल वन भी मिलते हैं। इन नामों को अच्छे से याद करना। नॉर्थम्बरलैंड तथा ग्लूस्टरशायर के विशाल वन भी मिलते हैं। देश का लगभग 70% भाग कृषि योग्य है। जलवायु तथा मिट्टियां के अनुसार यहाँ विविध प्रकार के खाद्यान्न, गेहूं, जौ, राई तथा सब्जियां, आलू, चुकंदर, सेम आदि उगाई जाती हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात आधुनिक कृषि क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद में यहाँ कृषि क्रांति भी इंग्लैंड में हुई थी। इसकी लगभग आधे भू क्षेत्र पर चारागाह है। अंतः भेड़ पालन और पशुपालन यहाँ का प्रमुख कृषि कार्य बन गया है। यह देश मांस, डेयरी उद्योग तथा उत्तम कोटि की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? मांस, डेयरी उद्योग तथा उत्तम किस्म की जो ऊन है उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुर्गी पालन व अन्य प्रमुख व्यवसाय हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र इंग्लैंड के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र डागर क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जहाँ मत्स्य पाई जाती है वो क्षेत्र डागर क्षेत्र है। इस क्षेत्र के पास से यंत्र चालित नौकाओं का एक बहुत ही बड़ा बेड़ा है। किसका है? यंत्र चालित नौकाएं जो हैं उसका बेड़ा बहुत बड़ा है इनके पास। बेड़े में टालर और ड्रिफ्टर शामिल होते हैं। कौन होते हैं बेड़े में? टालर और ड्रिफ्टर। टालर के द्वारा सागरों की तलों से मछलियां पकड़ी जाती है। मतलब टालर एक यंत्र है, उसके द्वारा सागर की जो नीचे का जो तल होता है ना, वहां से भी मछलियां पकड़ ली जाती है, जिनमें थैले जैसे जाल लगे होते हैं। इसके विपरीत ड्रिफर के द्वारा सागर की ऊपरी सतह से मछली पकड़ी जाती है। ड्रिफर के द्वारा सागर की जो ऊपरी सतह उससे पकड़ी जाती है। उसके बाद में खनिज और ऊर्जा संसाधन। यूनाइटेड किंगडम में कोयले, लोहा, अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। यह विश्व का पहला देश है जिसने कोयले का बड़ा पैमाने पर उपयोग किया है। क्या किया है? विश्व का पहला देश है जो कोयले को सबसे ज्यादा यूज करता है। कोयला यहाँ की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। उत्तरी सागर में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के विशाल निक्षेप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उत्तरी सागर में विशाल निक्षेप मिलते हैं। यूरोपीय देशों में पेट्रोलियम उत्पादन में यूनाइटेड किंगडम का महत्वपूर्ण स्थान है। स्कॉटलैंड के पूर्वी भाग तथा उत्तरी सागर में प्राप्त पेट्रोलियम के नवीन भंडारों का दोहन किया जाता है। क्या किया जाता है? भंडारों का दोहन। तथा इन्हीं क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी उपलब्ध है। यॉर्कशायर, नॉटिंघम, डर्बीशायर क्षेत्र और नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र, लंकाशायर, वेल्स, क्लाइड घाटी क्षेत्रों से कोयला प्राप्त किया जाता है। इन नामों को अच्छे से याद कर लेना। यॉर्कशायर, नॉटिंघम, डर्बीशायर क्षेत्र, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र, लंकाशायर, वेल्स, क्लाउड आदि क्षेत्रों में कोयला प्राप्त किया जाता है। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से लोहा अयस्क का आयात करता है। यहाँ अल्प मात्रा में टीन, पोटास, फास्फेट, चूना पत्थर, खाड़ियां आदि का उत्पादन भी किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में विश्व की 4% से अधिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन की जाती है। कितनी की जाती है? विश्व की 4% से अधिक उत्पादन की। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूनाइटेड किंगडम यूरोप में फ्रांस, जर्मनी तथा रूस के बाद चौथे स्थान पर है। किसके बाद है? फ्रांस, जर्मनी तथा रूस के बाद चौथे स्थान पर है। किसके अंदर? परमाणु ऊर्जा के अंदर।
उद्योग, इस देश में अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का व्यापक रूप से विकास हुआ, जैसे लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, रेल के इंजनों, डिब्बों, मोटरवाड़ियों, वायुयानों एवं समुद्री जहाजों का निर्माण, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, पेय पदार्थों, मत्स्य उत्पादन और दूध के उत्पादों का तैयार करने के उद्योग यहाँ पे लगाए गए। लिवरपूल, ग्लासगो, यूनेक्सल और साउथहैम्पटन प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। बर्मिंघम, शेफील्ड और मैनचेस्टर मैदानों में स्थित अन्य प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग 2 क्षेत्रों में संकेंद्रित है, लंकाशायर तथा ग्लासगो। कहाँ है? लंकाशायर तथा ग्लासगो। लंकाशायर क्षेत्र में मैनचेस्टर, बोल्टबरी, रोसडेल, ओल्डरहम तथा स्टॉकहोम में विस्तृत लगभग 19 किलोमीटर क्षेत्र की अर्ध चंद्राकार पेटी से सूती वस्त्र उद्योग संकेंद्रित होते हैं। कौन से उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग संकेंद्रित होते हैं। जनसंख्या, अब यहाँ की जनसंख्या कैसे? यूनाइटेड किंगडम की अधिकांश जनसंख्या ईसाई धर्म, एंगिलिकन, रोमन, कैसे अजीबोगरीब नाम है, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट। बेटा ये नाम मैं ही पहली बार ही पढ़ रही हूँ, कुछ नाम तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये नाम है, आप लोगों ने मुझे लग रहा है पहली बार ही पढ़ा है, लेकिन 2-4-5 बार बोलो याद हो जाएंगे। हैं ही ऐसे ही नाम अजीबोगरीब है। का पालन करती है। अन्य धर्मों में इस्लाम तथा हिंदू उल्लेखनीय है। यहाँ इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश तथा गैलिक भाषाएं बोली जाती। कौन सी? इंग्लिश, वेल्स था, स्कॉटिक था, गैलिक भाषाएं बोली जाती। लंदन यहाँ की राजधानी है तथा प्रमुख सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र है। ग्लासगो महत्वपूर्ण पतन है। क्या है ग्लासगो? एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। एडिनबरा स्कॉटलैंड की राजधानी है। कहाँ की है? एडिनबरा स्कॉटलैंड की राजधानी है। और मैनचेस्टर प्रमुख औद्योगिक नगर व नदीय पतन है। कौन है मैनचेस्टर प्रमुख उद्योग नगर? बर्मिंघम को इस्पात नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्मिंघम को इस्पात नगरी कहा जाता है। कार्डिफ, लीड्स, लिवरपूल, ब्रिस्टल, एबरडीन अन्य प्रमुख औद्योगिक नगर है। कौन से हैं? कार्डिफ, लीड्स, लिवरपूल। कार्डिफ, लीड्स, लिवरपूल तथा ब्रिस्टल, एबरडीन अन्य प्रमुख औद्योगिक स्थल हैं। ये है मैप। किसका है ये मैप? यूके का। ये जो इस कलर में है ना, वो है माउंटेन, और इधर है प्लेटू, ये मैदान, ये मरुस्थल, ये जो ये नदियां हैं, ये फिर माउंटेन, प्लेटू, डिजर्ट, रिवर, लेक्स। ये जो ऐसे ऐसे मैप के अंदर है। नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरिश सी इधर की शायद, सेलेटिक सी, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, माउंटेन्स इधर देखो, एडस माउंटेन, कैंपोन्स, ग्रोफियंस, सेंट्रल लेवियंस, सदर्न अपलैंड हमने पढ़ा था ना, चिस्यर प्लेन, सुडानिया, वेस्टर्न लेक, वोले ऑफ यॉर्क, नॉर्थ यॉर्क मोर्स, इंग्लैंड, वेल्स, डॉर्टमूर, बेडमिनमोर, डिजर्ट, रिवर्स, बीवर्स, थॉमस, ईस्टर्न अंजेनिया प्लेन। देख लो। नेक्स्ट है आयरलैंड। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आयरलैंड। आयरलैंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 84,421 वर्ग किलोमीटर। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप के नाम से, क्योंकि यहाँ घासों की अधिकता है। किसकी अधिकता है? घास, यानी घास अधिक पाया जाता है यहाँ पे। हैं उसके बाद में है उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। 1937 में यूनाइटेड किंगडम से पृथक होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बना था। किसमें? 1937 के अंदर एक प्रथम राज्य बना था। देश का अधिकतर भाग 150 मीटर से कम ऊंचा है। यहाँ के संपूर्ण धरातल पर हिमानी अपवाह द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं। हिमानी अपवाह मतलब बर्फ जो गिरती है ना, उसके बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से जो बनता है, निर्मित भू आकृतियां हैं मिलती है। मध्य का मैदानी भाग अक्रमबद्ध पहाड़ियों से घिरा हुआ। किससे? मध्य का मैदानी भाग है वो अक्रमबद्ध, यानी क्रम से नहीं है, वो बिना क्रम की जो पहाड़ियां हैं उनसे घिरा हुआ है। और यहाँ की चट्टानों का
कार्बोनिफेरस युग में निर्मित है। कौन से कार्बोनिफेरस में युग में निर्मित है? यहाँ की पहाड़ियां। और दक्षिण में बालू पत्थर के से निर्मित समांतर कटक श्रेणियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कटक श्रेणियां दक्षिण में। आयरलैंड की जलवायु पर सागरीय प्रभाव है। किसका प्रभाव है? सागर का। यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर होता है। देश की राजधानी डबलिन की जुलाई का तापमान 16 सेंटीग्रेड। राजधानी कौन सी है? डबलिन। और जुलाई का जो तापमान है 16 सेंटीमीटर। जनवरी का तापमान 7 सेंटीमीटर रहता है। आयरलैंड की अनेक छोटी नदियां व झीलें हैं, जिसमें सबसे लंबी नदी सेनोन है, जो अधिकांश नौगम्य है। कौन सी है? जो अधिकांशतः नौगम्य है। नौगम्य मतलब इसमें नौकाएं चलती हैं। वनों का विस्तार केवल 5% क्षेत्र पर है। आयरलैंड यूरोप का सबसे कम वन आच्छादित देशों में से एक है। मतलब पूरे विश्व में सबसे कम वन जहाँ पाए जाते हैं वो तो आयरलैंड देश है। पर्वतों पर शंकुधारी वन एवं तटवर्ती भागों में दलदली वनस्पति पाई जाती है। पर्वतों में शंकुधारी और क्या कहते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में दलदली वनस्पति पाई जाती है। अधिकांश वन काट दिए गए हैं। ओक के वन अब केवल कुछ पर्वतीय घाटियों और किलारनी में शेष है। कहाँ है? कुछ पर्वतीय घाटियों में और किलारनी जो जगह है वहां पे कुछ बचे हुए हैं बस। अधिकांश मिट्टियां हिमानी अपवाह से निर्मित होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त है। मतलब हिमानी बड़ी बड़ी जो हिम की जो चट्टान होती है ना, उनके बहाव की वजह से मिट्टी जो है वो अनुपयुक्त है यहाँ की। निम्न भूमियों में उर्वरक भूमि तथा कथई रंग की पॉडजोल सदृश मिट्टियां मिलती हैं। कहाँ पे? निम्न भूमियों में उर्वरक भूमि तथा कथई रंग की पॉडजोल सदृश मिट्टियां यहाँ मिलती हैं। आयरलैंड की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश का लगभग 70% भाग कृषि योग्य है। अधिकतर कृषि योग्य भूमि चारागाह है। मतलब यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। 70% जो हिस्सा वो कृषि करता है। भूमि कृषि योग्य भूमि है। जई, गेहूं, चुकंद। जई, गेहूं, चुकंदर तथा आलू यहाँ की प्रमुख फसलें। कौन सी है? जई, गेहूं, चुकंदर तथा आलू यहाँ की प्रमुख फसलें। आयरलैंड की कार्यशील जनसंख्या का कुछ प्रतिशत मत्स्य उत्पादन में संलग्न है। मतलब जो काम कर सकते हैं उन लोगों में से कुछ लोग जो वो मछलियां पालते हैं। कांड, व्हाइटिंग, प्लेस, सोल, हड़ाक, हैरिंग तथा मैक्रेल यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मत्स्य किस्में। मत्स्य किस्में मतलब मछलियों की किस्में है। कौन सी है? कार्ड, व्हाइटिंग, प्लेस, सोल, हैडाक, हैरिंग तथा मैकॉल। याद कर लेना इनको है। आयरलैंड के खनिजों में सीसा, चांदी, जस्ता, जिप्सम, डोलोमाइड तथा कोयला प्रमुख है। अल्प मात्रा में दक्षिण तट पर प्राकृतिक गैस निकलती है। चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बालू, चिक्का, बजरी भी यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। डबलिन देश की राजधानी। किसकी राजधानी है? डबलिन। तथा कार्क, डेमेरिक अन्य प्रमुख नगर हैं। ये देखिए आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंटरिम प्लेटू, लेफ्ट नेगो माउंटेन्स, होलाना आयरलैंड, सेंट्रल प्लेन, मेसीजिलियाई रिक्स, बुरेन डिजर्ट, लाफ कॉर्बिन कैंप, वोको माउंटेन, रिवर। ये इधर दिखा रखा है देखिए। इस कलर में माउंटेन है, इंट्रीम प्लेटू है, सेंट्रल लैंडफॉल है, वेजिटेशन टाइप्स, सोइल टाइप्स हैं, फिजिकल फीचर्स। ठीक से देख लो इसको। ओक, वुडलैंड, ब्लैंकेट, बोग, अपलोड, ग्रासरूट, पॉडकास्ट, प्लेटू है, डिजर्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन लैंड, डिजर्ट, रिवर्स। अटलांटिक ओशियन इधर की साइड में, उधर आयरिश सी, नीचे से सेल्टिक सी। फिर है फ्रांस। फ्रांस यूरोप का दूसरा तथा पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। क्या है? यूरोप का दूसरा, पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6,43,806 वर्ग किलोमीटर है। केवल रूस ही इससे बड़ा देश है। यह एक षड्भुजाकार देश है जो 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे देश को समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। 3 ओर से यह सागरों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल, बिस्केक की खाड़ी तथा पश्चिम दक्षिण में भूमध्य सागर विस्तृत है। यह अटलांटिक महासागर के व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक महासागर के जो व्यापारिक मार्ग उससे जुड़ा हुआ था। पूर्व के देशों के साथ इसका व्यापारिक भूमध्य सागर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पूर्वी देशों का भूमध्य सागर के द्वारा इसके साथ पूर्वी देशों का व्यापार होता है। फ्रांस की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 8 देशों, कौन से 8 देश? बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोर से मिलती हैं। इसके उत्तर पूर्व में बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड व
इटली दक्षिण पश्चिम में स्पेन तथा अटलांटिक महासागर स्थित हैं। बेटा बिना मैप के कुछ नहीं कर सकते आप। अब मैं आपसे अगर इन कंट्रीज के नाम चलो नाम तो बता दे रही हूँ मैं, अगर मैं पूछने लग जाऊँ उनकी लोकेशन क्या, तो आप बता पाओगे कि कहाँ स्थित है? तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि आप मैपिंग पढ़ो, मैपिंग के बिना आप ज्योग्राफी नहीं समझ सकते। तो साथ में क्लास के अंदर मैं जब पढ़ा रही होती हूँ मैपिंग साथ में लेके बैठा करो। एटलस एटलस जो है वो साथ में हाथ में लेके बैठनी है। फ्रांस की मुख्य भूमि के अतिरिक्त 4 समुद्रीय पारियाँ भाग भी हैं। कितने हैं? मुख्य भूमि के अतिरिक्त 4 समुद्र पारिय और भाग भी हैं। तो उसके अंदर है दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना, वेस्ट इंडीज में स्थित गुआडेलोप तथा मार्टिनिका, हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप तथा म्योटो द्वीप जो कि पूर्व के कोमोरोस द्वीप का एक अंग है। क्या है? हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप तथा क्या है? म्योटो द्वीप का द्वीप जो कि पूर्व में कोमोरोस द्वीप का एक अंग है। इनके अतिरिक्त फ्रांस के पास बहुत से छोटे द्वीप है जो पोलिनेशिया तथा हिंद महासागर में स्थित हैं। क्रोसिका द्वीप जो महान विजेता नेपोलियन की जन्मभूमि और फ्रांस की अभिन्न अंग है। धरातल स्थलाकृतिक दृष्टि से फ्रांस में अनेक विविधताएं हैं जिनके आधार पर इसे 3 भू आकृतियों में विभाजित किया जाता है। मतलब धरातल के आधार के ऊपर, धरातल मतलब जमीन के आधार पर फ्रांस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो उसका अंदर उत्तर पश्चिमी मैदान, मध्यवर्ती पठार, दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? दक्षिण पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। फ्रांस के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत उच्च भूमि स्थित है जिसे सेंट्रल मैसिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल मैसिव कहा जाता है। ये एक विषम धरातल वाला पठार है जिसके किनारे पर हर्सिनियन युग में निर्मित पर्वत श्रेणियां घर्षित होकर अवशिष्ट रूप में मौजूद हैं। कौन सी हैं? जिसके किनारे पर हर्सिनियन युग में निर्मित पर्वत श्रेणियां घर्षित होकर अवशिष्ट रूप मौजूद है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम भाग में स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत श्रेणी विस्तृत है जिसका सर्वोच्च शिखर पिकोडी अनेडो है। क्या है? पिकोडी अनेडो है। देश के दक्षिण पूर्वी भाग में टर्शियनी युग में निर्मित वलित आल्प्स पर्वत अनेक समांतर श्रेणियों के रूप में पूर्वी पश्चिमी दिशा में विस्तृत है। फ्रांस का सर्वोच्च एवं यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लॉक है। कौन सा? माउंट ब्लॉक, जिसकी ऊंचाई है 4807। माउंट ब्लॉक की ऊंचाई कितनी है? 4807 है। फ्रांस, ये लो इंग्लिश चैनल इधर है, अटलांटिक महासागर इधर है, बिस्के की खाड़ी इधर है, डोडोजन नदी ये वाली है, लायर नदी ये है, पेरिस इधर है, एसन इधर है, ये पेरिस, सोन नदी इधर है, प्यूस नदी इधर है, बेल्जियम ये जर्मनी है, ये स्ट्रासबर्ग है, ये वोस्जेस पर्वत है, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड, आल्प्स इटली, ल्यूगेरियन सागर, कोर्सिका द्वीप, लायन की खाड़ी, पिरिनेस, गेरोन नदी, लॉन्ट नदी, सेंट्रल मैसिफ, स्पेन, बेल्जियम। आप लोग भी गेरोन नदी, पेरेनीज, ये पेरेनीज पर्वत है, ये आल्प्स पर्वत है, ये जूरा पर्वत है, ये वाजेस पर्वत है। आप लोग भी एटलस लेके बैठो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ मैपिंग पूरी यहाँ लगाने की। पिरेनीज पर्वत फ्रांस की दक्षिणी सीमा के साथ विस्तृत है जो फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। पूर्वी भाग में इसे आल्प्स पर्वत इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से एवं वाजेस पर्वत जर्मनी से अलग करता है। क्या करता है? आल्प्स पर्वत इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से एवं वाजेस पर्वत जर्मनी से अलग करता है। इसकी आधे से अधिक भूमि यूरोप के विशाल मैदान का एक भाग है। फ्रांस के दक्षिणी भाग तथा उत्तरी भाग का सामान्य ढाल क्रमशः पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण उत्तर की ओर है। रोन, लायर, सीन फ्रांस के मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? रोन, लायर और सीन जो फ्रांस के मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में गिनी जाती हैं। उसके बाद में रोन तथा लायर मध्यवर्ती पठार से निकलकर इसके समानांतर पश्चिम में की ओर प्रवाहित होती हुई बिस्केक की खाड़ी में गिरती है। किसकी खाड़ी में गिरती है? बिस्केक की खाड़ी में। रोन जो है 523 मीटर चलती है, आयतन की देश की सबसे बड़ी नदी है। लायर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। क्या है? लायर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, 1015 किलोमीटर, जो आर्डेच पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है? आर्डेच पर्वत से। सीन नदी 720 किलोमीटर और बरगंडी उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहां से? सीन नदी 780 किलोमीटर चलती है और बरगंडी पर्वत से उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इंग्लिश चैनल में गिरती है जाके। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन के तट पर ही स्थित है। जो पेरिस जो वो सीन नदी के तट के ऊपर ही स्थित है। एक मिनट, कहाँ गई? हाँ, जलवायु फ्रांस मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसकी जलवायु
पर गर्म उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट उष्णकटिबंध महासागरीय वायु राशि तथा पछुआ पवनों का प्रवाह पड़ता है। फ्रांस की भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसकी जलवायु पश्चिमी यूरोप के समान है। क्या है? फ्रांस की भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसकी जलवायु पश्चिमी यूरोप के समान है। फ्रांस की जलवायु क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर, अलग अलग क्षेत्रीय भिन्नताएं है ना, सभी ये सभी कंट्रीज में होती है। क्षेत्रीय भिन्नताएं सभी कंट्रीज में मिलेंगी। कुछ कुछ चीज क्या है कॉमन है भूगोल के अंदर, मतलब वो जो सभी कंट्रीज में या सभी महाद्वीपों में मिलती है तो उसको आप कॉमन करके पढ़ लोगे, हाँ ये तो सभी में मिलती है। तो ये जो क्षेत्रीय भिन्नताएं सभी में मिलती है। शीतोष्ण सागरीय, शीतोष्ण महाद्वीपीय, पर्वतीय, भूमध्य सागरीय। कितने भागों में? 4 भागों में। शीतोष्ण सागरीय, शीतोष्ण महाद्वीपीय, पर्वतीय और भूमध्य सागरीय। उत्तर पश्चिमी तटीय मैदान में शीतोष्ण सागरीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी शीतोष्ण सागरीय? ली हावेर पतन 1 जुलाई में 7 तथा जनवरी में 16 औसतन तापमान एवं 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है? ली हावेर पतन पर जुलाई में 7 डिग्री तथा जनवरी में 16 औसतन तापमान रहता है उसका, और वहां बारिश कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पेरिस के निकटवर्ती क्षेत्र में शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी? शीतोष्णीय जलवायु। व जनवरी का औसतन तापमान क्रमशः जुलाई और जनवरी का औसतन तापमान 15 डिग्री रहता है और औसतन वार्षिक वर्षा 65 सेंटीमीटर है। कितनी है वार्षिक वर्षा? 65 सेंटीमीटर। आल्प्स पर्वत क्षेत्र में पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में औसतन तापमान 17 सेंटीग्रेड तथा माइनस शीतकाल तक चला जाता है। वार्षिक वर्षा का औसतन 55 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ पर वर्षा हिमपात के रूप में होती है। कैसे होती है? बर्फ गिरती है, पटार पटार। भूमध्य सागरीय तट पर स्थित मार्शलीज में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ जनवरी में 7 डिग्री था, जुलाई में 23 डिग्री औसतन तापमान रहता था। औसतन वार्षिक वर्षा 55 सेंटीमीटर रहती है। फ्रांस के उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी भागों और मध्यवर्ती पठारों पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ शरद ऋतु में लंबी और धूप वाली होती है। दक्षिणी फ्रांस में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी और शुष्क होती है। कितनी होती है? लंबी और शुष्क होती है। प्राकृतिक वनस्पति। फ्रांस का लगभग 25% क्षेत्र वनाच्छादित है, परंतु अधिकांश वन पूर्वी तथा दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जलवायु के अनुसार फ्रांस में 3 प्रकार के वन मिलते हैं। जलवायु के अनुसार फ्रांस का वानस्पतिक विभाजन कितना है? जलवायु मतलब जलवायु जिस हिसाब की है फ्रांस की, उस हिसाब से वहां 3 प्रकार के वन मिलते हैं। हाँ, जलवायु के अकॉर्डिंग। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, चौड़ी पत्ती वाले वन, पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वन। आल्प्स तथा जूरा पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाइन, स्प्रूस, लर्च, बीच, सिल्वर फर प्रमुख किस्में हैं। उत्तरी व मध्यवर्ती फ्रांस में चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में ओक, ऐश, एलम, बीच, पॉपुलर आदि प्रमुख किस्में हैं। दक्षिणी फ्रांस में भूमध्य सागरीय तटीय भागों में विशिष्ट प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? वृक्ष शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ हरे भरे रहते हैं। पाइन, ओक, जैतून, कार्क। कौन से? पाइन, ओक, जैतून, कार्क। ये जो 4 प्रकार के वनों की प्रमुख किस्में हैं। मिट्टियां। फ्रांस के उत्तरी एवं पश्चिम में विस्तृत भूभाग पर नदी बेसिनों तथा उसके डेल्टा प्रदेशों में उर्वरक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जो कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। उत्तर पूर्वी फ्रांस के शीतल जलवायु वाले प्रदेश में पोडजल मिट्टी का विस्तार है, जो अपेक्षाकृत कम उर्वरक होती है। पोडजल जो मिट्टी होती है वो उर्वरकता उसके अंदर कम होती है। आल्प्स पर्वत, पेरिनीज पर्वत, मध्यवर्ती पठार आदि उच्च भागों में कठोर शैलों के उपक्ष से निर्मित पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती हैं। मतलब ये जो पर्वतों के आल्प्स पर्वत, पेरिनीज पर्वत, मध्यवर्ती पठार है, यहाँ पे की जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी होती है। जैव तत्वों के अभाव होने के कारण यह मिट्टी अनुर्वरक होती है, मतलब उपजाऊ नहीं होती। दक्षिणी फ्रांस में कहीं कहीं चूना पत्थर तथा खाड़िया प्रदेशों में घास के नीचे काले रंग की रेडजीना मिट्टी विकसित होती है। कहाँ पे? दक्षिणी फ्रांस में कहीं कहीं चूना पत्थर तथा खाड़ी प्रदेशों के कारण से रेडजीना जो मिट्टी होती है वो घास के नीचे पाई जाती है, विकसित होती है। फ्रांस के भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों में लाल रंग की टोरोसोला मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? फ्रांस की जो भूमध्य सागर से टच होता जो प्रदेश, वहां पे टेरासोरा मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए फ्रांस कंट्री। माउंटेन लैंड, लो लैंड, प्लेट्यू, वेजिटेबल टाइप्स एंड सोइल टाइप्स, कोर्जोल, टेरा रोसा, पेनीसोइल, ग्रासलैंड, मॉन्टू। फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, लोलैंड, डिजर्ट, रिवर्स हैं। तो आप देखिए आल्प्स पर्वत यहाँ पाया जाता है,
स्विट्जरलैंड आ गया, अपन पढ़ के आ रहे हैं फ्रांस है। तो बेल्जियम, जर्मनी, ये तो पड़ोसी देश हो गए। द पेरिस बेसिन, द मैसिफ सेंट्रल, कॉजेस प्लेटू प्लेटू, द पेनिस प्लेन, मेड्रिड सागर, ये रहा पेरिस बेसिन। ये देखो यहां से नदियां भरी हैं, इंग्लिश चैनल ऊपर की साइड में। जर्मनी, नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। द्वितीय विश्व के बाद जर्मनी दो राष्ट्रों में बट गया था, जिसका पश्चिमी भाग जर्मनी संघीय गणतंत्र के रूप में जाना जाता है एवं पूर्वी भाग जो तत्कालिक सोवियत संघ के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में होने के कारण जर्मनी लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मनी लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। द्वितीय विश्व के बाद दो भागों में बट गया था। ये देखो डेनमार्क, संकेत, इंग्लैंड, डोनायन, फ्रांस, स्टटगार्ट, राइन नदी, टेम नदी, ये तो इधर स्विट्जरलैंड आ गया। डगोतपाहपन के लिए स्पीड, बेरियर आल्पस और पेरेपे लाइपिस, बर्लिन, ओडर नदी, नारी काटाऊ, एम नदी, हैम्बर्ग, वेसर नदी, हैनोवर, एम्स नदी, क्यू नदी, बेल्टिक सागर, पोलैंड। सोवियत संघ का विभाजन प्रारंभ होने पर 3 अक्टूबर 1990 को, कब? 3 अक्टूबर 1990 को दोनों राष्ट्र जर्मनी संघीय गणतंत्र और जर्मनी लोकतांत्रिक गणराज्य एक आपसी समझौते के द्वारा मिलकर राष्ट्र हो गए, जिसका नाम जर्मनी संघीय गणराज्य या जर्मनी पड़ा। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,57,020 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। कौन सी है? बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी के उत्तर में बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया और दक्षिण में ऑस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड और तथा पश्चिम में फ्रांस और लग्जमबर्ग, बेल्जियम तथा नीदरलैंड सीमाएं बनाते हैं। कौन बनाते हैं? उत्तर में बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर बनाते हैं, और डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया बनाते हैं, और दक्षिण में ऑस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड बनाते हैं, और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड सीमाएं बनाते हैं। भौतिक लक्षण, जर्मनी का भौतिक विभाजन कितने रूप में हो रखा है? 4 रूप में हुआ है। 1, 2, 3, 4। हाँ सही है, 4 रूप में हुआ है। उत्तरी मैदान, मध्यवर्ती पर्वतीय पठारी प्रदेश, आल्प्स पर्वतीय अग्र भूमि, दक्षिणी सीमावर्ती प्रदेश। कौन सा? दक्षिणी सीमावर्ती प्रदेश। जर्मनी के उत्तरी भाग में स्थित उत्तरी मैदान यूरोप के विशाल मैदान का ही एक हिस्सा है। इस मैदान में राइन, वेजर, एल्बा आदि नदियों के मैदान व डेल्टा स्थित है। कौन सी? राइन, वेजर व एल्बा जो नदियां हैं उनके मैदान है, और वो नदियां स्थित है यहाँ पे। जर्मनी उत्तरी मैदान के दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वतीय व पठारी प्रदेश स्थित है। यह जो हर्सिनियन युग से निर्मित वलित एवं अत्यधिक घर्षित व उच्च भूमियों से निर्मित हुए हैं। इस प्रदेश में पर्वतों के शिखर घिसकर गोल तथा सपाट हो गए हैं। हार्ज तथा थ्यूरिंगियन पर्वत इसी प्रदेश में स्थित है। कौन से? हार्स तथा थ्यूरिंगियन पर्वत। हार्स तथा थ्यूरिंगियन जो पर्वत हैं वो जो इसी देश में स्थित हैं। इस पर्वत श्रेणियों के मध्य लघु पठार स्थित है, जो समुद्र तल से 1500 से लेकर 2000 मीटर तक ऊंचा है। कौन सा? लघु पठार जो है समुद्र तल से 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर ऊंचाई में, किलोमीटर नहीं मीटर ऊंचाई में, क्योंकि लंबाई मीटर में मापी जाती है, चौड़ाई किलोमीटर में। सैक्सोनी इसी प्रकार की उच्च भूमि है। कौन सी है? सैक्सोनी है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में आल्प्स पर्वत तथा उसका अग्रभाग स्थित है। जर्मनी आल्प्स की सर्वोच्च चोटी जुक्सीपीट्स 2693 मीटर ऊंची है, जो इसी प्रदेश में स्थित है। जर्मनी के अधिकांश नदियां उद्गम इसी प्रदेश से होता है। कौन से? जुक्सीपीट्स जी जो है वहां से अधिकतर जर्मनी की नदियों का उद्गम स्थल है। दक्षिणी उच्च भूमियों पर्वत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पठार, पहाड़ियां, घाटियां, पर्वत। यह प्रदेश पश्चिम में ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर उत्तर में पूर्व में बोहेमियन फॉरेस्ट तक विस्तृत है। कहाँ है? पश्चिम में ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर के पूर्व में बोहेमियन फॉरेस्ट तक विस्तृत है। इसमें ब्लैक फॉरेस्ट एक ऊंचाई वाला पठार है, इसके दक्षिण में बवेरियन आल्प्स की कटी फटी भूमि है। इसके पश्चिम में राइन नदी की प्रसिद्ध घाटी है। यह चौड़ी भ्रंश घाटी जिससे होकर राइन नदी बहती है। क्या होती है?
राइन नदी है जो है, राइन नदी की प्रसिद्ध घाटी है जो राइन नदी इससे होकर गुजरती है, बहती है यानी है। अपवाह, जर्मनी में आल्प्स पर्वत जल विभाजक का कार्य करता है। कौन करता है जल विभाजक का कार्य? आल्प्स पर्वत जो है वो जर्मनी में जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ की अधिकतर नदियां अपना जल उत्तरी सागर था बाल्टिक सागर में डालती है। कहाँ? उत्तरी सागर था बाल्टिक सागर में विसर्जित करती है। केवल डेन्यूब नदी जो है, डेन्यूब नदी जो है वो अपना पानी काला सागर के अंदर डालती है। आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढालों से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में गिरती तथा दक्षिणी ढलानों से निकलने वाली नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती भूमध्य सागर तथा काला सागर में जाती हैं। दक्षिणी नदियां भूमध्य सागर तथा काला सागर, और उत्तरी जो नदी है वो जाती है जाके उत्तर की ओर प्रवाहित होती ऊपरी सागर में गिरती हैं। राइन, एल्ब, ओडर, डैन्यूब, स्प्री, बेजर, एम्स, साले जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं। कौन सी है? राइन नदी आल्प्स पर्वत में स्थित कॉन्स्टेंस झील से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, नीदरलैंड के समीप उत्तरी सागर में गिरती है। यह नदी नौगम्य है, पश्चिम में कुछ दूरी पर यह फ्रांस के समांतर सीमा बनाती है। रूरर इसके दाहिनी ओर प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी है? रूरर जो है इसके दाहिनी ओर एक प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद में डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कौन से? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। पूर्व की ओर हंगरी और रोमानिया से प्रवाहित होती हुई काला सागर में गिरती है। कहाँ? हंगरी और रोमानिया से निकलती हुई काला सागर में जाके गिर जाती है। ओडर नदी जर्मनी तथा पोलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसकी? ओडर नदी जो जर्मनी और पोलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाती हुई उत्तर में बाल्टिक सागर में जाके गिरती है। क्या गिरती है? उत्तर के बाल्टिक सागर में जाके गिर जाती है। बेजर नदी मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की और प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। एल्बे नदी हार्ज पर्वत के दक्षिण में स्थित चेक गणराज्य की उच्च भूमि से निकलकर जर्मनी के मैदानी भाग में प्रवेश होती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर के अंदर जाके गिरती है। जलवायु, जलवायु कैसी है? जर्मनी का विस्तार 47 से 55 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय है। अटलांटिक महासागर की ओर से चलने वाली पछुआ पवनें पश्चिम भाग की जलवायु को मृदु बनाती है। क्या बनाती हैं? जो अटलांटिक महासागर की ओर से चलने वाली पछुआ पवनें पश्चिम भाग को मृदु बना देती है जलवायु। देश के अधिकतर भाग का वार्षिक औसतन तापमान 10 सेंटीग्रेड रहता है। देश के पूर्वी भाग में अधिकतर महाद्वीपीय जलवायु सर्दी और गर्मी दोनों पाई जाती हैं। देश के कुछ भाग में औसतन वार्षिक वर्षा 2 से लेकर 4 सेंटीग्रेड मध्य परिवर्तित होती है। बाल्टिक सागर के बहुत से बंदरगाह शीत ऋतु में जम जाते हैं क्योंकि वहां बर्फ गिरती है, इसलिए वो जम जाते हैं। देश की औसतन वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर है। कितनी है वार्षिक वर्षा? 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर पूरे देश की है। फिर उत्तरी मैदानी भागों में सागरीय शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सागरीय शीतोष्णी जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदानी भागों में, जिस पर सागरों का समकारी प्रभाव पड़ता है। सागरों का प्रभाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर वार्षिक तापांतर कम रहता है। पूरे साल भर का जो तापमान है वो यहाँ कम रहता है। यहाँ ग्रीष्मकालीन औसतन तापमान 20 सेंटीग्रेड से कम, ग्रीष्मकाल में 20 सेंटीग्रेड से कम होता है और शीतकाल के अंदर 0 सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है औसतन तापमान। पूर्वी जर्मनी में आंतरिक महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इसके अंतर्गत सागर में दूरी के कारण महासागरीय प्रभाव नहीं रहता है। शीतकाल में तापमान प्राय हिमांक के नीचे रहता है और हिमपात होता है। क्या होता है? शीतकाल में यहाँ तापमान 0 से नीचे चला जाता है, हिमपात होता है। दक्षिणी जर्मनी में अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के अनुसार पर्वतीय जलवायु शीतकाल में पाई जाती है। अल्पाइस के उत्तरी ढाल अधिक ठंडे रहते हैं। क्या है? दक्षिणी जर्मनी में अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई ज्यादा होती है के अनुसार पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। आल्प्स के उत्तरी ढाल ठंडे रहते हैं। मिट्टियां, जर्मनी की प्रमुख मिट्टियां 3 प्रकार की हैं। जलोढ़ मिट्टी, पोडजल मिट्टी और हिमोडजिटी। कौन सी है? जलोढ़, पोडजल और हिमोड मिट्टी। 3 प्रकार की मिट्टी जो है जर्मनी में पाई जाती हैं। जर्मनी के उत्तरी मैदान तथा नदी घाटियों में उर्वरक जलोढ़ मिट्टी तथा अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों में अनुपजाऊ पोडजल मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित वनों, चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वनों में भी पोडजल मिट्टी पाई जाती है। इनमें जैव तत्वों का अनुपात अधिक होता है। क्या होता है? इसके अंदर जो जैव तत्व होते हैं उनका अनुपात ज्यादा होता है। आल्प्स पर्वत के दक्षिण में हिमनदों से प्रभावित क्षेत्रों में हिमोड के निक्षेप से निर्मित मिट्टी पाई जाती है। किससे? हिमोड के निक्षेप से जो मिट्टी पाई जाती है। इसमें रेत, बजरी, बोल्डर आदि मिले जुले रहते हैं। क्या रहते हैं? रेत, बजरी तथा बोल्डर जो वो मिले जुले हुए रहते हैं। उपजाऊ मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। प्राकृतिक वनस्पतियां, जर्मनी का लगभग 25% क्षेत्रफल वनों, कोणधारी वृक्षों से आच्छादित है। अधिकतर वन ऊंचे पर्वतों पर पाए जाते हैं। यहाँ की अधिकतर वन अम्ल वर्षा
से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। धरातलीय तथा जलवायु व दशाओं के अनुसार जर्मनी के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कोणधारी सदापर्णी वन तथा चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन था मिश्रित वन। दक्षिणी जर्मनी में आल्प्स पर्वत के ऊंचे भागों में नुकीली पत्ती वाले कोणधारी सदापर्णी वन पाए जाते हैं। कौन सी? नुकीली पत्ती वाले जो कोणधारी सदापर्णी है, उसके अंदर पाइन स्प्रूस लार्च, कौन से? पाइन स्प्रूस लार्च और सिल्वर फर बर्च आदि। कौन से? पाइन स्प्रूस लार्च, सिल्वर फर बर्च आदि प्रमुख वृक्ष की किस्में। जर्मनी के लगभग 2/3 भाग पर कोणधारी वनों का विस्तार है। उत्तरी में जर्मनी में चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों का विस्तार है, जिनमें ऐश, एलम, ओक, पॉपुलर बीच आदि प्रमुख है। कौन से हैं? जिनमें ऐश, एलम, ओक, पॉपुलर बीच आदि प्रमुख हैं। वृक्ष की किस्में हैं। आल्प्स पर्वत की निचली ढालों पर मिश्रित शंकुधारी तथा चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। कहाँ पाते हैं? आल्प्स पर्वत के निचले ढालों पर मिश्रित शंकुधारी वाले चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हिंडेनबर्ग या ओडरनीसे, जबकि फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मैगिनेट रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हिंडेनबर्ग या ओडरनीसे, जबकि फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मैगिनेट रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जर्मनी में कोयले, विशेष रूप से बिटुमिन्स, लोहा एस्क, सीमा, तांबा, सोना, क्या कहते हैं, सीसा, तांबा और पोटास के प्रचुर बड़े भंडार हैं। लोहा एस्क मुख्य रूप से बावरिया में, न्यूरेनबर्ग के पूर्व में, हनोवर के दक्षिण पूर्व में और रूर के दक्षिण क्षेत्रों में मिलता है। क्या मिलता है? जर्मनी में कोयला, बिटुमिन्स जो कोयला वो जर्मनी सबसे ज्यादा पाया जाता है। लोहा एस्क, सीसा, तांबा और पोटास के प्रचुर बड़े भंडार हैं। लोहा एस्क मुख्य रूप से बावरिया में, न्यूरेनबर्ग के पूर्व में, हनोवर के दक्षिण पूर्व में और रूर के दक्षिण में मिलता है। जर्मनी का सार और रूर प्रदेश यूरोप में कोयले के उत्पादन का सबसे बड़ा संपन्न क्षेत्र है। कौन सा? जर्मनी का सार और रूर प्रदेश जो है वो कोयले का सबसे ज्यादा जहां कोयला पाया जाता है वो क्षेत्र है, जो बिटुमिन्स कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पहला बिटुमिन्स कोयले के लिए है। रूर बेसिन जो जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? रूर बेसिन जो जर्मनी का काला प्रदेश तथा यूरोप का औद्योगिक हृदय प्रदेश कहलाता है। यहाँ के हार्ज पर्वत, कौन सा? हार्ज पर्वत, सैक्सन अर्जबर्ग और पर्वत, सुडेन पर्वत, सार बेसिन मुख्य खनिज क्षेत्र, उत्तम किस्म की बिटुमिन्स कोयला सुरूर घाटी प्राप्त किया जाता है। रूर बेसिन यूरोप का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। सार बेसिन एवं आचेन बेसिन से भी कोयला निकाला जाता है। कोलोन के आसपास लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, जिसका उपयोग ताप विद्युत के उत्पादन तथा रसायन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ के हार्ज पर्वत, सैक्सन, अजेमबर्ग और पर्वत, सुडेन पर्वत, सार बेसिन मुख्य खनिज क्षेत्र हैं। ये जो 4 क्षेत्र हैं वो मुख्य खनिज क्षेत्र हैं। इनमें से उत्तम किस्म का बिटुमिन्स कोयला रूर घाटी में प्राप्त किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रूर घाटी में है किया जाता है। रूर बेसिन यूरोप का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। क्या है? सबसे बड़ा कोयला भंडार है। सार बेसिन और आचन बेसिन से भी कोयला निकाला जाता है। कोलोन के आसपास लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, जिसका उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है। कौन से का? कोलोन के आसपास के जो लिग्नाइट कोयला निकलता है उसका किया जाता है। रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। फिर उत्तरी सागर में अल्प मात्रा में पेट्रोलियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम अल्प मात्रा में निकाला जाता है। नीदरलैंड की सीमा के पास से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। लगभग 1/3 विद्युत ऊर्जा का उत्पादन परमाणु संयंत्रों के द्वारा किया जाता है। कितना? 1/3। कृषि। जर्मनी की मात्र 3% श्रम शक्ति कृषि व अन्य प्राथमिक व्यवसायों वानिकी मत्स्योद्योग में खनन में संलग्न है। कितनी? सिर्फ 3%। हाँ, शक्ति। गेहूं, जौ, चुकंदर, आलू, राई और जई जर्मनी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चुकंदर, जई और राई जो प्रमुख फसलें हैं। जर्मनी विश्व में राई, आलू और चुकंदर के लिए बड़े उत्पादक देशों में है। किसके लिए? राई, आलू और जई के लिए। राई, आलू और चुकंदर के लिए पूरे विश्व में फेमस है जर्मनी है। जर्मनी के मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों को अधिकतर भूमि में खेती होती है। कहाँ? मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों में होती है। यह मिश्रित खेती का चलन है। एल्ब नदी की घाटी यूरोप का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। एल्ब नदी की जो घाटी यूरोप का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, जहां अंगूरों की खेती होती है। किसकी? अंगूरों की। यानी महत्वपूर्ण क्षेत्र राइन नदी की घाटी के ढाल क्षेत्र है, जहां अंगूरों के बागान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंगूरों के बागान। जर्मनी दूध, मक्खन, पनीर और मुर्गी उत्पादों के लिए प्रमुख उत्पादक देश है। परिवहन। जर्मनी में स्थित कील नहर, कौन सी? कील नहर
98 किलोमीटर लंबी नौगम्य नहर है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्या करती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन? कील नहर। इस नहर के निर्माण के पश्चात व्यापारिक जहाजों के परिवहन मार्ग में पहले ही तुलना में लगभग 460 किलोमीटर की कमी आई है। क्या आई है? 400 परिवहन में 400। इस नहर के निर्माण के पश्चात व्यापारिक जहाजों के, जो व्यापारिक जहाज होते हैं जो व्यापार के लिए यूज की जाती है, कि परिवहन मार्ग में पहले की तुलना में जो मार्ग था उनका छोटा हो गया, 460 किलोमीटर कम हो गया। दक्षिण में डैन्यूब नदी भी इसी उद्देश्य को पूरा करती है। इसके द्वारा यूरोप के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में पहुंचना आसान है। क्या है? यूरोप के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में पहुंचना आसान है। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा नगर है। कौन सा? बर्लिन। एवं नदीय पतन है। इसे संयुक्त जर्मनी की राजधानी बनाया गया, जो बान राइन नदी पर बसा एक महत्वपूर्ण नगर है। कौन सी नदी? बान राइन नदी के किनारे पर बसा हुआ एक महत्वपूर्ण नगर है बर्लिन। जर्मनी के एकाधिकार से पहले बर्लिन जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी था। क्या था? बर्लिन जर्मनी संघीय राज्य की राजधानी था। है? वर्तमान में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक और औद्योगिक नगर है। क्या है? शैक्षणिक और औद्योगिक नगर, मतलब वहां शिक्षा के केंद्र और उद्योगों के केंद्र ज्यादा है। उत्तरी सागर पर स्थित हैम्बर्ग, उत्तरी सागर पर स्थित हैम्बर्ग और ब्रेमेन प्रमुख पतन है। कौन से है पतन? ब्रेमेन और हैम्बर्ग। हैम्बर्ग और ब्रेमेन जो वो मुख्य पतन है। औद्योगिक नगर रूर प्रदेश के एसन, रूर प्रदेश रूर प्रदेश के एसन, डुसेलडोर्फ और अन्य औद्योगिक नगरों के अतिरिक्त कोलोन, मेनुहिम और फ्रैंकफर्ट राइन घाटी के अन्य प्रमुख नगर हैं। क्या है? रूर प्रदेश के एसन, डुसेलफोर्ड और अन्य औद्योगिक नगरों के अतिरिक्त कोलोन, मेनुहिम और फ्रैंकफर्ट राइन घाटी के प्रमुख नगर हैं। म्यूनिख बावरिया की उच्च भूमि पर स्थित कला व संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। कौन है? म्यूनिख। लिप्जिंग एक एल्ब नदी, लिप्जिंग वेल्लब नदी किनारे पर स्थित ड्रेसडेन प्राचीन एवं महत्वपूर्ण नगर है। ड्रेसडेन चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है ड्रेसडेन? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। जनसंख्या जर्मनी 91% जनसंख्या टर्किश और 2.5% कुर्दिश है। यहाँ के अधिकांश निवासी आर्य नरजाति के हैं, जो काकेशियन प्रजाति की एक शाखा। जर्मनी में 68% लोग ईसाई हैं, जिनमें 34% रोमन और कैथोलिक है। 37.2% मुस्लिम तथा 28.3% अन्य हैं। यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के यहूदी प्रमुख हैं। ये देखिए जर्मनी का मैप। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये फ्रांस है इधर, ये स्विट्जरलैंड है नीचे। मेटेलबिगर, कितना बड़ा नाम है यार, एक मिनट। हाँ, मीटलजेबिर गस्ट वाले ये थुरिंगर वर्ल्ड, रियोन, नोडेस्टियस, क्या अजीब गरीब नाम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये देखिए माउंटेन प्लेटू डिजर्ट रिवर्स, माउंटेन प्लेटू डिजर्ट लेवन, पोडस पोडस, चेस रिपब्लिक, डेन्यूब, ओडस, मर्सलैंड, अर्जिबिर्ज, हर्ज, गीस्ट, मोरिट्स, मर्चलैंड्स, गेस्ट डिजर्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दूंगी, कोई बड़ी समस्या नहीं है। हैं? जितनी बार आप पूछोगे मैं उतनी बार समझाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं जो कंटेंट दे रही हूँ और मैं जो समझा रही हूँ उसमें से जो भी क्वेश्चन है वो छुटना नहीं चाहिए, बस बात ये है एग्जाम के अंदर। हाँ, तो आप सब कुछ याद करो, बस सिर्फ मैं ये चाहती हूँ, चाहे कितनी बार पूछो मैं समझा दूंगी। हैं? और जब भी आप ये क्लास ज्योग्राफी की लेने बैठती हो, चाहे मेरी हो ज्योग्राफी क्लास या किसी की भी हो, सबसे पहले मैपिंग याद करनी है और एटलस साथ में लेके बैठना है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट मिलेंगे कल दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय।